हाँ जी, ऊपर जा, कैमरा चेक कर, जिसने ये पर्ची भेजी थी उसको पकड़ा आज। और कल जो तेरे सामने बोल रहे थे उनको और बाहर निकाल लेना आज। कल परसों 2 दिन के कैमरे देख, जो भी, और पकड़, और उधर उनको कहे कोई भाग ना पाए, कूटेंगे आज। नहीं, हंसना नहीं है। मैं कल ही कहा था दांत मत निकाला करो लुगाइयों की तरह, बहुत दिन हुए तुम्हें करते हुए ना। कल कल दोनों कैमरे चेक कर, ऊपर वाला सबको लगा कैमरे चेक करो ये सारे। या तो को चुपचाप अपनी मर्जी से चले जाना ऊपर कि मैंने ये बदतमीजी की है, वरना ढंग से कूटेंगे और कुछ ही नहीं होगा, पुलिस कुछ ही नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हारे जो जी में है वो करवा लें। तुम्हें कुछ लगे कि पुलिस हमारा कुछ कर देगी तो आज करें कल करें, ढंग से मार खा के जाओगे, उल्टा वीडियो और वायरल होगा। भरी कोचिंग के अंदर कूटा, सब बच्चों के सामने कूटा, ताकि तुम्हारे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और सबको पता चले कि तुम कितने बदतमीज भिखमंगे टाइप के लोग हो। मूर्ख साथ कहां से बेच बना लिया है, छुट्टी करनी चाहिए आप जैसे बेच के। डेली सुबह शाम घर वालों के संस्कार दिखा देते हो आके। लिखो। सुनो, 13वीं से 16वीं शताब्दी तक अपने यहाँ जो राजस्थानी भाषा चल रही थी उसको क्या बोलते हैं? प्राचीन राज। इसमें ज्यादातर जो साहित्य लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? जैन लिटरेचर है, एंशियंट राजस्थानी। आप देख लो, पुराने सारे राइटर के नाम में सूरी लगा हुआ है, हेमरतन सूरी, जयसिंह सूरी। तो प्राचीन साहित्य किसने लिखा? हमारा जैनों ने लिखा। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो भी हमारा था उसको क्या बोलते हैं? मध्यकालीन, मध्यकालीन राजस्थानी। और इसका ज्यादातर साहित्य किसका है? कल मैं आपको बता रहा था कि चारण साहित्य का मतलब वीर रस। आप देख लो, राजस्थान के सारे युद्ध इसी टाइम के बीच में हुए। हल्दी घाटी, खानवा, कोई सारे बड़े युद्ध उठा लो इसी टाइम के बीच में हुए। तो युद्धों वाले टाइम में तो वीर रस आएगा। और वीर रस ज्यादातर किसने लिखा सर? 18वीं शताब्दी के बाद में जो भी चल रही है उसमें तो कोई लिख सकता है, आप लिख लो, मैं लिख लूं, तो इसको क्या बोलते हैं? उतार लो ऐसे कैसे। हाँ, हाँ, इसमें चल नहीं रहा। एक बार इस पे देख के लिख, बात चल जाएगा थोड़ी देर बाद। हाँ, आगे आ जा। नहीं दिख रहा था। तेरहवीं से 16वीं शताब्दी के बीच की राजस्थानी क्या कहलाई? प्राचीन राजस्थानी। इसमें ज्यादातर साहित्य कौन सा लिखा गया? जैन साहित्य। 16वीं से 18वीं के बीच में मध्यकालीन राजस्थानी। और इसमें कौन सा साहित्य लिखा है? और 18वीं के बाद अब तक जो चल रही है वो कौन सी है? आधुनिक राजस्थानी। इसमें कोई भी आदमी लिख ले। तो सिंपल पूछेगा भाई, राजस्थानी भाषा के विकास का श्रेय कौन से साहित्यकारों को दिया जाना चाहिए? जैन। युद्धकालीन साहित्य, वीर रस का साहित्य जो हमारा मध्यकालीन साहित्य, किसने लिखा? चारणों ने।
लिख लिया। 8वीं शताब्दी में अपने जालोर में एक राइटर हुए जिनका नाम था उद्योतन सूरी। क्या नाम था राइटर का? नाम से देख लो, आपको पता चल रहा है। जैन है। शुरुआत का पूरा साहित्य किसका है? जैनों। इन्होंने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है कोगुलाई माला। बुक का नाम क्या? कोगुलाई माला नाम की बुक लिखी। और इस कोगुलाई माला के अंदर इन्होंने 18 भाषाओं का जिक्र किया है। कितनी भाषाओं का जिक्र? और एक भाषा का नाम है मरु भाषा। पूरे भारत में कितनी भाषाएं बताई? 18। और उनमें एक भाषा कौन सी है? अपने वाला मरुस्थल था, तो अपने वाली भाषा क्या कर दिया? मरु। तो अपनी भाषा का सबसे पहले वर्णन करने वाला कोई आदमी है तो वो कौन है? उद्योतन। कहां पे? जालोर में। कब? 8वीं शताब्दी में। कौन सी बुक लिखते हैं? कौले में। कितनी भाषाओं का जिक्र कर, अपनी भाषा क्या कहते हैं? 8वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 8th सेंचुरी एडी। 8वीं शताब्दी ईस्वी में। ये क्यों नहीं चल रहा है? 8वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 8th सेंचुरी एडी, उद्योतन सूरी ने कौलाई माला नामक पुस्तक लिखी। उद्योतन सूरी कोष्टक में जालोर लिख लेना। उद्योतन सूरी रोट ए बुक नेम्ड कौलाई माला। उद्योतन सूरी ने कौलाई माला नामक पुस्तक लिखी। उद्योतन सूरी रोट ए बुक नेम्ड कौलाई माला। उद्योतन सूरी ने कौलाई माला नामक पुस्तक लिखी। उद्योतन सूरी रोट ए बुक नेम्ड कौलाई माला। उद्योतन सूरी ने कौलाई माला नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 18 लैंग्वेज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 18 लैंग्वेज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 18 लैंग्वेज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। तथा इसमें मरु भाषा भी शामिल है। तथा इसमें मरु भाषा भी शामिल है। एंड इन विच मरु भाषा वॉज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तथा इसमें मरु भाषा भी शामिल है। एंड इन विच मरु भाषा इज ऑल्सो इंक्लूडेड है। हाँ ठीक। तथा इसमें मरु भाषा भी शामिल है। कौन सी भाषा शामिल है? मरु भाषा। आपके 16वीं शताब्दी में आप मिडिवल पढ़ गए तो एक बुक आपने पढ़ी, अबुल फजल की एक बुक पढ़ी, आईने अकबरी। कौन सी बुक पढ़ी? आईने अकबरी के अंदर वास्तव में उसने अकबर के परगनों का इतिहास लिखा है। अकबर के टाइम के किसका इतिहास लिखा है? परगने। उनके मुगल शासन में जितने भी परगने थे उनकी जो जानकारी है वो कौन सी किताब में मिलती है? आइन। इसलिए हम कहते हैं कि या तो मोहनोत नैणसी राजस्थान के परगनों के बारे में बताता है, या मुगलों के परगनों के बारे में किसने बताया था? अबुल फजल। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं कि मोहनोत नैणसी राजपूताने का अबुल फजल है। वो क्या है? राजपूताने का। तो वो अकबर के जब परगने, अकबर के इलाके बताता है तो वो कहता है भाई अकबर के इलाकों में एक इलाका मारवाड़ भी आता है, और जो मारवाड़ की भाषा वो मारवाड़ी है। मारवाड़ की भाषा कौन सी है? तो मारवाड़ी भाषा की जानकारी फिर हमें मिलती है, कब मिलती है? 16वीं शताब्दी में। कौन देता है? अबुल फजल अपनी कौन सी पुस्तक? अकबरनामा का तीसरा जो पार्ट है उसी का नाम आईने अकबरी है। लिखो। 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 16th सेंचुरी एडी। 16वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 16th सेंचुरी एडी, अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी। अबुल फजल रोट ए बुक नेम्ड आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी। अबुल फजल रोट ए बुक नेम्ड आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी। तथा इस पुस्तक से मारवाड़ी भाषा की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मारवाड़ी लैंग्वेज। तथा इस पुस्तक से मारवाड़ी भाषा की जानकारी मिलती है। एंड दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मारवाड़ी लैंग्वेज। तथा इस पुस्तक से मारवाड़ी भाषा की जानकारी मिलती है। एंड दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मारवाड़ी लैंग्वेज। क्या मिलती है? मारवाड़ी भाषा की।
1912 के आसपास में जाके अंग्रेजों का एक बंदा अपने यहां पर आया, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। कौन बंदा है बताओ देखिए? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। क्या नाम है दोबारा बताओ? इसने एक बुक लिखी भारत की भाषाओं पर, ये सर्वे करता है, एक बुक लिखता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी बुक लिखता है? भारत की भाषाओं का सर्वे, भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण। और इस बुक के अंदर ये जो भाषाएं लिखता है उनमें एक भाषा का नाम लिखता है राजस्थानी। क्या नाम लिखता है? क्योंकि तब तक अपने इस पूरे भूभाग को क्या बोलने लगे थे? राजस्थान। टोड वाली बुक आ गई थी, टोड वाली बुक में राजस्थान नाम था अपना, तो उसने अपनी भाषा का नाम क्या दिया है? राजस्थान। 1912 ईस्वी में, इन 1912 वेडी, मतलब 20th सेंचुरी हो गई, 20वीं शताब्दी हो गई। 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन wrote a book named लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन wrote a book named लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। wrote a book named लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, तथा इसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया गया है, तथा इसमें राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया। देख लो, तथा इसमें राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया। एंड इन विच राजस्थानी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड, तथा इसमें राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया। एंड इन विच राजस्थानी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड, राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया। ये तीनों बातें राजस्थानी भाषा की निरंतरता को बताती है, राजस्थानी भाषा की कंटिन्यूटी को बताती है। कंटिन्यूटी ये कहती है कि 8वीं शताब्दी में हमारे एक भाषा थी जिसका नाम क्या है? मरु भाषा। 16वीं में उसी का नाम चेंज करके हम क्या बोल रहे हैं? मारवाड़ी। और 20वीं के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये भाषा पुरानी है, ये भाषा लगातार है, इस भाषा में बीच में कोई भी टूट फूट नहीं है, लगातार, बस नाम जरूर चेंज होते जा रहे हैं, बाकी भाषा में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा। तो ये भाषा की प्राचीनता को बताता है कि हमारी भाषा कितनी प्राचीन रही है, कि उसका विकास कब से है? 8वीं शताब्दी से। सीधा सीधा हमारे पास में हिस्टोरिकल एविडेंस है। भाषा तो उससे पुरानी रही होगी, तभी उद्योतन सूरी कहना पड़ रहा है कि 18 भाषाओं का वर्णन है और उसमें राजस्थान की भाषा शामिल है। जिसमें पुरानी भाषा है तो उनका भाई एक इस प्रकार की भाषा भी होती है। अबुल फजल इसी का जिक्र कर रहा है, अंग्रेजों का जो गजट है वो इसी बात का जिक्र कर रहा है। आई बात समझ? अब अपने सीधा सीधा पढ़ेंगे। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ साहित्यकारों के नाम, एक तरफ बुक्स तो लिखिए आपने। एक तरफ लिख लो साहित्यकार या लेखक, राइटर्स, और एक तरफ लिख लो पुस्तकें। राइटर्स लिख लो, स्कॉलर्स लिख लो। जो बीच बीच में कुछ किताबें तो अपन ने पढ़ ली थी, तो जो पढ़ ली उनका तो अपने जिक्र नहीं करेंगे, और जो नहीं पढ़ी उनका अपना जिक्र कर ले। जैसे एक राइटर वह है जिनका नाम है वज्र सेन सूरी। वो देख लो, वापस सूरी देखते क्या याद आया अपने को? और इन्होंने किताब लिखी भरतेश्वर बाहुबली घोर। लिख लो, भरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्र सेन सूरी। और वज्र सेन सूरी की बुक का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। क्या नाम दोबारा बोलो? वज्र सेन सूरी जैन है। अच्छा, एक तो भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन पुस्तक है। आज दिन तक जितनी किताबें मिली है उनमें सबसे पुरानी किताब राजस्थानी की कोई मिली है तो वो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली। लिख लो, यह है राजस्थानी की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इट इज ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थानी। यह है राजस्थानी की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इट इज ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थानी की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इट इज ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान। क्या नाम है दोबारा बोलो देखिए? आप एंशिएंट पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि
जैनों के पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी के दो बेटे थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली। भरत और, उन दोनों भरत और बाहुबली पे जो बुक लिखी गई उस बुक का नाम क्या है? और जैन ऐसा मानते हैं कि भारत का नाम भारत इसीलिए क्योंकि ऋषभ देव जी के बेटे का नाम भरत था। ऋषभ देव जी के बेटे का नाम क्या था? बाहुबली के बारे में आप फिर पढ़ते हो कि उनकी वो साउथ में कौन सी एक जगह पड़ती है, श्रवण बेलगोला ना, चंद्रगुप्त मौर्य जहां पर अपना संथारा करता है लास्ट में जाके, श्रवण बेलगोला, वहां पे बाहुबली की मूर्ति लगी हुई है, पढ़ते हैं आपने? तो वो जो बाहुबली है वो किसके बेटे हैं? ऋषभ देव जी के बेटे। उन दोनों भाइयों पे जो बुक है उस बुक का नाम क्या है? बृहदेश्वर बाहुबली। अगला राइटर का नाम लिखो, शालिभद्र सूरी। बृहदेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, बृहदेश्वर बाहुबली रास। वही भरत बाहुबली की बुक है। इस बुक में बाकायदा सन लिखा हुआ है कि 1184 की बुक है। कब की बुक है? 1100। पहले वाली जितनी भी किताबें मिली है उन पे सन नहीं है किसी पे भी। हम मानते हैं कि भाई ये वज्रसेन सूरी इनसे पहले हो गए थे, पहले हो गए थे, ये बुक पहले लिख दी होगी, ये बाद में लिख दी होगी। बाकी सन बताने वाली सबसे पुरानी कोई किताब है तो वो कौन सी है? कोष्टक लिख दो 1184 ईस्वी, नीचे लिख लो। यह सन का उल्लेख करने वाली सबसे प्राचीन राजस्थानी की सबसे प्राचीन पुस्तक है। यह सन का उल्लेख करने वाली राजस्थानी की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इट इज ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थानी विच डिस्क्राइब्स ईयर या विच मेंशंस ईयर। यह सन का उल्लेख करने वाली राजस्थानी की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इट इज ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थानी विच मेंशंस ईयर्स, जिसमें सन मेंशन किया गया वो सबसे पुरानी बुक है कोई तो वो कौन सी है? बृहदेश्वर बाहुबली रास। किसके द्वारा लिखी गई? दो तो याद हो जाएगी। सबसे पुरानी पूछे तो बृहदेश्वर बाहुबली घोर, सन बताने वाली पुरानी पूछे तो बृहदेश्वर बाहुबली रास। वो किसने लिखी? वज्रसेन सूरी ने। ये किसने लिखी? कई किताबें बीच में पढ़ ली थी हमने, पर मैं थोड़ा इसलिए वापस लिखवा दूंगा उनके बारे में एक एक दो दो जानकारियां और है अपने पास। लिखो नयन चंद्र सूरी। बुक का नाम मैं पढ़ा चुका हूं आपको, हमीर महाकाव्य पढ़ा था हमने। ये जो नयन चंद्र सूरी थे ये ग्वालियर में एक राजा हुए थे वीरम। ग्वालियर के राजा कौन थे? उनके दरबार में थे। कोई पूछे नयन चंद्र सूरी किसका दरबारी विद्वान था तो ग्वालियर के राजा वीरम का लिख लो। यह ग्वालियर के राजा वीरम का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ किंग वीरम ऑफ ग्वालियर, या ग्वालियर किंग वीरम। यह ग्वालियर के राजा वीरम का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ ग्वालियर किंग वीरम। यह ग्वालियर के राजा वीरम का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ ग्वालियर किंग वीरम। कौन है ग्वालियर के राजा वीरम का दरबारी विद्वान? ये बात दो चीजें बताती है। एक चीज तो ये बताती है कि भाई ग्वालियर के राजा के दरबार में बैठ के भी एक बंदा अपने राजस्थान के रणथंभौर के राजा के बारे में लिख रहा है, अमीर वहां का रणथंभौर वाले अमीर के बारे में। दूसरी बात इससे यही पता चलती है कि ग्वालियर तब राजस्थान का पार्ट है। ग्वालियर तब, ये ग्वालियर वाले ये इलाके इसको अपने राजपूताना ही बोलते थे, जिसको आज राजपूताना कहते हो ना, इसमें बहुत बड़ा पार्ट आया करता था। राजपूताना का मतलब राजस्थान नहीं है। ये बहुत गलत व्याख्या है जब हम कहते हैं राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था ना। उत्तर भारत की वे रियासतें जहां पे राजपूतों का राज था उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? राजपूताना। उसमें राजस्थान भी आता था, उसमें मध्य प्रदेश भी आता था और उसमें गुजरात भी आता। और उसमें बेसिकली मध्य प्रदेश का मालवा पूरा का पूरा और गुजरात का पूरा सौराष्ट्र, गुजरात का, इसको पूरे को राजपूताना बोला करते थे। यदि राजपूताना नाम का राज्य बनाते तो पूरा ये बनाना चाहिए था, पर उन्होंने बाद में सौराष्ट्र तो दे दिया गुजरात को, मालवा किसको दे दिया? मध्य प्रदेश को, अपने हिस्से के लिए छोड़ दिया। पर बड़ा भाग अपने हिस्से आया, इसलिए अपने कहते हैं कि भाई राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना। और अब हमें वो फील ही नहीं आता कि मालवा वो भी अपने हिस्से, जबकि वो अपने हिस्से साफ साफ ही अपने भाग हुआ करते।
अगला लिखो आप जोधराज। हमीर रासो, ये भी मेरी बताई हुई है। जोधराज की कौन सी बुक है? हमीर। ये जोधराज जो था ये नीमराणा के एक राजा हुए थे, चंद्रभान। नीमराणा के राजा कौन थे? उनका दरबारी विद्वान था, लिख लो। यह नीमराणा के राजा चंद्रभान का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ नीमराणा किंग चंद्रभान। यह नीमराणा के राजा चंद्रभान का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ नीमराणा किंग चंद्रभान। अलवर में पड़ता है नीमराणा। यह नीमराणा के राजा चंद्रभान का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कॉट स्कॉलर ऑफ नीमराणा किंग चंद्रभान। कौन सी बुक लिखी इसने? नीमराणा में चौहान ही थे। नीमराणा ठिकाना चौहानों का ही हुआ करता। नीमराणा वाले चौहानों को हमीर खान वंशजी माना जाता है इनका, तो वो तो हमीर रासो लिखवाएंगे, सीधी सी बात। ये जो बुक है ये राजस्थानी भाषा की एक बोली है अपने अहीर वाटी। कौन सी बोली है? या इस बोली को और बोलते हैं राठी। क्या बोलते हैं? राठ। राठ बेल्ट बोलते हैं इसको। अपने जयपुर में पड़ता है कोटपुतली, यहां से शुरू कर लो, और अलवर के अंदर पड़ता है बहरोड। जयपुर में कोटपुतली से लेके अलवर का बहरोड, इसका बीच वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं राठ। क्या बोला करते थे? राठ क्षेत्र की भाषा इसलिए क्या हो गई, इस बेल्ट में ज्यादातर यादव है, और यादवों को कहते हैं अहीर। क्या कहते हैं? तो अहीरों का इलाका इसलिए अहीरवाट। अहीरवाट की भाषा इसलिए क्या होगी? अहीरवाटी। क्या भाषा हो गई? तो ये कौन सी भाषा में? अहीरवाटी या राठी। ये भाषा कहां से कहां के बीच बोली जाती? कोटपुतली से लेके बहरोड। दोनों बातें याद रहेगी, लिखो। यह पुस्तक अहीरवाटी भाषा में लिखी गई है, कोष्टक मराठी लिखना। दिस बुक वॉज रिटन इन अहीरवाटी लैंग्वेज। यह पुस्तक अहीरवाटी भाषा में लिखी गई है। दिस पुस्तक वॉज रिटन इन अहीरवाटी लैंग्वेज। कोष्टक मराठी लिखना। यह भाषा कोटपुतली से लेकर बहरोड के बीच बोली जाती है। कोटपुतली के जयपुर, बहरोड के अलवर। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। यह भाषा कोटपुतली से लेकर बहरोड तक बोली जाती है। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। यह भाषा कोटपुतली से लेकर बहरोड के बीच बोली जाती है। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कहां से कहां के बीच बोली जाती है? कोटपुतली से लेके बहरोड के बीच की जो भाषा है वो भाषा में कौन सी बुक लिखी गई? हमीर, है ना। अब अपने काम की बात है। कभी क्वेश्चन आए कि हमीर रासो पुस्तक के बारे में लिखिए, किसके बारे में लिखिए? एक सिंपल जानकारी तो ये कि हमीर रासो पुस्तक रणथंभौर के हमीर पर आधारित है, जो कि जोधराज के द्वारा लिखी गई। आप उसमें दो बातें एक्स्ट्रा लिखना कि नीमराणा के राजा चंद्रभान के दरबारी विद्वान जोधराज द्वारा अहीरवाटी भाषा में हमीर रणथंभौर के हमीर पर हमीर रासो नामक पुस्तक लिखी। आप दो बातें अलग बता रहे। अहीरवाटी भाषा में लिखी गई और वो राजा कौन से के दरबार में था? चंद्रभान। हो सके नीचे जगह हो तो और लिखना। अहीरवाटी कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। उसने नहीं पूछा भाषा के बारे में, उसने केवल बुक के बारे में पूछा, लेकिन अपने क्या बता दो? भाषा के बारे में। पढ़ने वाले पे इंप्रेशन ठीक जाता है, पढ़ने वाला लगता है बच्चा ठीक बातें जानता है। अगले 4 क्वेश्चनों में आपको थोड़ी लिबरल मार्किंग करेगा, आपके लिए थोड़ी सी लूज मार्किंग करेगा। या क्वेश्चन में उल्टा घुमा दूं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए अहीरवाटी भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में क्या जानते हैं? लिखने वाला स्टूडेंट ये लिखेगा कि कोटपुतली से बहरोड तक के इलाके में यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण अहीरवाट कहलाता है, जहां की भाषा अहीरवाटी है। इसे राठी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? राठ। एक ये बनता है। अपने उसके अंदर लिखना, आप लिखना कि कोटपुतली से बहरोड के बीच के क्षेत्र को, कोटपुतली से बहरोड के बीच की भाषा को अहीरवाटी या राठी कहते हैं, जिसमें नीमराणा के चंद्रभान के दरबारी विद्वान जोधराज ने रणथंभौर के हमीर पर हमीर रासो नामक पुस्तक लिखी। उसने भाषा पूछी, बुक लिख दो। वो बुक पूछे, भाषा। आई बात समझ? वो नहीं पूछेगा आपसे, वो केवल एक बात पूछेगा, पर अपने इसके माध्यम से दो बात लिख दे। एक आंसर में कितने फैक्ट लिखे गए उस पर डिपेंड करता है कि उसको नंबर कितने आएंगे। एक आंसर में एक बंदे ने 4 फैक्ट लिखे, एक ने 3 लिखे, एक ने 2 लिखे, एक ने 1 लिखा। एक का 2 नंबर, एक का 1.5, एक का 1 नंबर, एक का आधा।
और मैं कहता हूं यदि दोनों को बराबर भी दे दिए तो अगले किसी क्वेश्चन में जब और किसी को वो 10 में से 4 देगा तो आपको 10 में से 5 दे देगा, आपको 10 में से 4.5 दे देगा। आधा आधा नंबर भी कहीं पे निकालने में कामयाब हो गए, 5 से क्वेश्चन में भी आधा आधा नंबर निकाल के लाए तो अपने क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 2.5-3 नंबर बढ़ जाएंगे। एक पेपर में 2.5-3 नंबर बढ़ाने का मतलब है 4 पेपर में 12-13 नंबर। कितने का ही खेल होता है, 12-13 नंबर से तो भूचाल आ जाता है ऊपर से नीचे तक ही पूरा एकदम। तो ये हमेशा ध्यान रखना इन बातों का। अब बोलियां पढ़ेंगे तब मैं वापस पूछूंगा आपसे ही। राइटर लिखो नल सिंह। विजयपाल रासो। मैंने एक दिन आपको बताया था कि बयाना का जो किला उसको विजय मंदिर गेट बोलते हैं, बताया था कि बयाना के किले का नाम क्या है, विजय मंदिर। उस दिन ही मैंने कहा था क्योंकि बयाना में एक राजा हुआ था, इसका नाम था विजयपाल जादौन। क्या नाम था? तब ये बयाना वाला इलाका ना एक करौली रियासत थी। ये कौन सी रियासत थी? पहले करौली वाले जादौनों की राजधानी, मैंने एक जगह और लिखा है कि कैला माता करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी। इसका मतलब करौली में कौन सा राजवंश था? जादौन। पर करौली वाले जादौनों की पुरानी जो राजधानी हुआ करती वो थी बयाना। वो कौन सा था? तो करौली का जादौन राजवंश का दो या बयाना का जादौन राजवंश का दो, वहां का पहला राजा कौन हुआ था? विजयपाल। तो विजयपाल पे जो किताब लिखेगी उसका नाम क्या हो गया? विजयपाल। हम तो बयाना लिखे कोष्टक में करौली करना समझ जाओगे वैसे करौली नहीं भाई, बयाना आप तो भरतपुर में आता है, पर पहले यहाँ पे रियासत कौन सी लगा करती थी? करौली। लिखो विजयपाल रासो के नीचे लिख लो बयाना के राजा विजयपाल जादौन की जानकारी। इन्फॉर्मेशन अबाउट बयानास किंग विजयपाल जादौन। कोष्टक में करौली लिख लो, तो बयाना ऑप्शन नहीं हो तो करौली मान ले, करौली नहीं हो तो बयाना मान लेना। बयाना के राजा विजयपाल जादौन की जानकारी। इन्फॉर्मेशन अबाउट बयानास किंग विजयपाल जादौन। बयाना के राजा विजयपाल जादौन की जानकारी। इन्फॉर्मेशन अबाउट बयानास किंग विजयपाल जादौन। किसकी जानकारी है? अब कोई आपसे पूछेगा कि विजय नल सिंह द्वारा विजयपाल रासो नामक पुस्तक लिखी गई, यह विजयपाल कहाँ का राजा था? ऑप्शन में बयाना हो तो बयाना मान लिया जाए, ऑप्शन में करौली हो तो दोनों ही मानते हैं। अगला राइटर लिखो डूंगर सिंह। बुक का नाम लिखो शत्रुसाल रासो। डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह की बुक का नाम क्या है? आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बताया था कि बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण बूंदी के राजा शत्रुसाल ने करवाया था, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो शत्रुसाल नाम का राजा कहां पर हुआ है? बूंदी। तो शत्रुसाल रासो किसके बारे में जानकारी देगी? बूंदी के राजा शत्रुसाल। बूंदी के राजा शत्रुसाल की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट बूंदी किंग शत्रुसाल। बूंदी के राजा शत्रुसाल की जानकारी। अब कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा कि डूंगर सिंह नामक राइटर ने शत्रुसाल रासो नामक पुस्तक लिखी, इसमें जिस शत्रुसाल का वर्णन किया गया वो कहाँ का राजा था? या बूंदी के राजा शत्रुसाल पर रासो लिखने वाले कवि का नाम बताइए, कवि कौन है? अगले राइटर लिखो केशव दास गार्डन। गज गुण रूपक, आगे थोड़ी जगह छोड़ना, बुक लिखने के बाद आगे थोड़ा सा कोष्टक टाइप की जगह होनी चाहिए, एक एक बात और लिखेंगे अपन। अमर सिंह राजदुआ। और विवेक वार्ता। गज गुण रूपक, अमर सिंह राजदुआ और विवेक वार्ता।
क्या क्या नाम बताओ देखिए? गजगुण रूपक, अमर सिंह दुआ और विवेक। हम जोधपुर पढ़ रहे थे, तब जोधपुर में एक राजा पढ़ा था हमने, गज सिंह। क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि अनारा बेगम के कहने पर उसने अपने बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का राजा बनाया और छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर दे दिया था। पढ़ा था? कैसे उदास गार्डन गज सिंह का दरबारी है। किसका दरबारी है? तो उसने गज सिंह पर एक किताब कौन सी लिख दी? उनके बड़े बेटे अमर सिंह पे कौन सी लिख दी? तो गजगुण रूपक किसकी जानकारी देती है? जोधपुर के राजा गज सिंह की। अमर सिंह दुआ किसकी जानकारी देते हैं? नागौर के राजा। एक और किताब कौन सी है? ये उपनिषदों पे टीका है। उपनिषद समझते हो? उपनिषदों पे छोटा रूप जो लिखा गया, टीका लिखी गई, वो किताब कौन सी है? तो गजगुण रूपक की कोष्टक में लिखो जोधपुर के राजा गज सिंह की जानकारी। जोधपुर के राजा गज सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर किंग गज सिंह। जोधपुर के राजा गज सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर किंग गज सिंह। अमर सिंह का दुआ में लिखो नागौर के राजा अमर सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट नागौर किंग अमर सिंह। नागौर के राजा अमर सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट नागौर किंग अमर सिंह। विवेक वार्ता क्वेश्चन लिख लो, उपनिषदों पर टीका, कमेंट्री ऑन उपनिषद। उपनिषदों पर टीका, कमेंट्री ऑन उपनिषद। अगला लिखो शिवदास गार्डन। अचलदास खिंचिरी वचनिका। शिवदास गार्डन, अचलदास खिंचिरी वचनिका। क्या नाम है शिवदास गार्डन की बुक का नाम? आप जान रहे हैं? अचलदास खिंची संत पिंपा के भाई थे, प्रताप सिंह खिंची के भाई थे। संत पिंपा जब सन्यासी बने तो अपने भाई अचलदास खिंची को राज्य सौंप गए थे। कहाँ के राजा हो गए? गागरोन। और 1423 में मालवा के होसंग शाह ने जब आक्रमण किया था तो इन्होंने गागरोन के पहले साके का नेतृत्व किया। पढ़ा था? लिख लो, गागरोन के राजा अचलदास खिंची की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट गागरोन किंग अचलदास खिंची। गागरोन के राजा अचलदास खिंची की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट गागरोन किंग अचलदास खिंची। गागरोन के राजा अचलदास खिंची की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट गागरोन किंग अचलदास खिंची। अगले राइटर का नाम लिखो जग्गा खिड़िया। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। पूरे एक ही नाम है किताब का ना? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। क्या नाम बुक का नाम बताओ देखिए? अच्छा, वचनिका तो अपने किताबों का तरीका होता था। अपने यहाँ किताबों को वचनिका बोलते, रासो बोलते, वेली बोलते, प्रकाश बोलते, विगत बोलते। ऐसे नाम है, मारवाडरा परगनारी विगत, वेली कृष्ण रुक्मणी री, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो। वैसे वचनिका अचलदास खिंचिरी वचनिका, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। अच्छा, मैंने बीच में एक लोक देवता पढ़ाया आपको, आलम जी। क्या पढ़े? और मैंने कहा था कि आलम जी जेतमालोत राठौड़ थे। कौन से राठौड़ थे? इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि राठौड़ों में कोई एक बंदा हुआ होगा जेतमाल। कौन हुआ होगा? और जेतमाल के जो वंशज हुए वो हो गए जेतमालोत राठौड़। कौन से हो गए? वैसे राठौड़ों में कोई एक बंदा हुआ महेश, महेश दास। कौन हो गया?
तो महेश दास के जो वंशज हो गए वो हो गए महेश दासोत राठौड़। वो कौन हो गए? और महेश दासोत राठौड़ों में एक राठौड़ हुआ जिसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? और उस रतन सिंह पे जो बुक लिखी गई तो उसका नाम क्या हो गया? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दास। सिंपल सा मतलब है कि इस बंदे का नाम है रतन सिंह राठौड़। और रतन सिंह राठौड़ कौन सा राठौड़ है? तो कौन सा राठौड़ है? महेश दासोत राठौड़। कौन सा राठौड़ है? अपने जोधपुर वाले राठौड़ों में से एक कोई भाई यहां से चला गया था मध्य प्रदेश। कहां पे चला गया? और मध्य प्रदेश में जाके उसने एक राज्य की स्थापना कर दी, राठौड़ों का नया राज्य बना दिया वहां पर। उस नए राज्य की राजधानी थी रतलाम। कौन सी राजधानी थी? रतलाम। इस रतन सिंह के नाम पर ही है। रतन सिंह राठौड़ राजा हुआ था रतलाम का, उसी के नाम पर उस शहर का नाम क्या है? रतलाम। तो रतलाम की स्थापना करने वाला बंदा कौन है? रतन सिंह राठौड़। अच्छा, याद रहेगी ये बात? हुई थी धर्मत का युद्ध पढ़ा होगा आपने। मैंने धर्मत का युद्ध पढ़ाया था आपको कि औरंगजेब और मुराद दोनों सेना लेकर दारा के खिलाफ लड़ते हैं। अपने जोधपुर वाले जसवंत सिंह को उसमें सेनापति बना के भेजा गया था और वो हार के वापस आया तो उसकी हाड़ी रानी जसवंत देने के लेके दरवाजे बंद कर दिए। पढ़ा? हमने एक जगह और पढ़ा कि कोटा का राजा था मुकुंद सिंह हाड़ा और वो धर्मत वाले युद्ध में लड़ता हुआ काम आ गया था। पढ़ा? जब जसवंत सिंह राठौड़ उस युद्ध में से बीच में वापस आया, बीच में आया था, मैंने बताया था, घायल हो गया था तो जोधपुर वाले मंत्री संतरी उसको बीच में से निकाल के वापस लेके आ गए थे। तो युद्ध को लीड कौन करेगा? दारा का सेनापति जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह बाहर जा रहा तो युद्ध को लीड कौन करे? तो जसवंत सिंह ने कहा भाई मैं राठौड़ हूं, मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरा दूसरा राठौड़ भाई लीड कर लेगा। वो लीड ये कर रहा था। ये उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो रतन सिंह राठौड़ कहां का राजा है? रतलाम। कहां का राजा है? रतलाम। कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? बोले पढ़ रही है? तो ये किताब कौन से राजा की जानकारी देती है? रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की, जो कि धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। देखो, यह पुस्तक रतलाम के राजा रतन सिंह राठौड़ की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रतलाम किंग रतन सिंह राठौड़। रतलाम कहां पड़ता है? एमपी। यह पुस्तक रतलाम के राजा रतन सिंह राठौड़ की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रतलाम किंग रतन सिंह राठौड़। यह पुस्तक रतलाम के राजा रतन सिंह राठौड़ की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रतलाम किंग रतन सिंह राठौड़, जो कि धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। धर्मत भी मध्य प्रदेश में, वही मालवा में धर्मत और मालवा में क्या आपका रतलाम, जो कि धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। Who died while fighting in battle of Dharmat? Who died while fighting in battle of Dharmat? जो धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। किसकी तरफ से लड़ रहा था धर्मत के युद्ध में? दारा। दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता। राइटर का नाम लिखो बादर ढाडी। ढाडी मैंने एक जाति बताई थी, ढोला मारू की गीत गाती है ढाडी जाति। एक बादर नाम का राइटर हुआ जिसने बुक लिखी वीर मायण। क्या नाम बुक का बताओ देखे? हमने मारवाड़ में एक राजा पढ़े मल्लीनाथ जी, पढ़े थे? मल्लीनाथ जी जो कि बाद में किस रूप में जाने गए? लोकदेव। मल्लीनाथ जी जो थे, सुनना इधर बात, मल्लीनाथ जी के बाद में मल्लीनाथ जी का भाई राजा बना। मल्लीनाथ जी के बाद मल्लीनाथ जी का बेटा राजा नहीं बनता, राजा कौन बनता? उनका भाई। भाई का नाम था वीरमदेव। भाई का नाम क्या था? मारवाड़ के राजा मल्लीनाथ जी थे, उनके बाद उनके भाई राजा बने थे। भाई का नाम क्या था? वीरमदेव जी नागौर के अंदर जोइया मुसलमान रहते थे। कौन से मुसलमान रहते? उन जोइया मुसलमानों के खिलाफ एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई के अंदर लड़ते हुए मारे गए। वीरमदेव जी के बाद में वीरमदेव का बेटा राजा बना, उसका नाम था चुंडा। क्या नाम था? ये वही चुंडा है जो अपनी हंसाबाई की शादी लखा के साथ में करता है, पढ़ते हैं अपने? ये वही चुंडा जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इसी चुंडा के एक भाई थे जिनका नाम था गोगादेव। क्या नाम था? मैंने उस दिन भी आपको बात बताई थी कि गोगादेव ने चुंडा को कहा कि चुंडा अपने पिता वीरमदेव को जोइयों ने मार दिया और अपने को बदला लेना चाहिए। लेकिन चुंडा ने कहा भाई तूने, तुझे लेना ले ले, मेरी तो पार पड़े नहीं। तो गोगादेव गया, गोगादेव ने जाके जोइयों को मार दिया और मारने के बाद वो साधु बन गया और उसने अपना नाम रख लिया तल्लीनाथ। पढ़ लिया था, ये बातें पढ़ी थी हम। वीरमदेव की जोइयों के साथ में जो लड़ाई हुई थी, इस पर जो बुक है वो कौन सी है? कौन सी है? ये बादर ढाडी जोइयों का ढाडी था।
जो राइटर है ना बादरे ढाडी, ये किसकी तरफ था? जोइयों की तरफ था। पर ये वीरमदेव की वीरता का वर्णन करता है। भाई हमारे ढाडी वो जोइयों से लड़ने के लिए, और वीरमदेव आया था और किस प्रकार युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो मारवाड़ के राजा वीरमदेव की जानकारी जिस बुक के अंदर मिलती है, वो बुक कौन सी है? वीरमायण। किसने लिखी थी? वीरमदेव का युद्ध किसके साथ हुआ था? लिख लो। मारवाड़ के राजा वीरमदेव राठौड़ की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट मारवाड़ किंग वीरमदेव राठौड़। मारवाड़ के राजा वीरमदेव राठौड़ की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट मारवाड़ किंग वीरमदेव राठौड़। मारवाड़ के राजा वीरमदेव राठौड़ की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट मारवाड़ किंग वीरमदेव राठौड़। राइटर का नाम लिखो, जगजीवन भट्ट। बुक का नाम लिखो, अजितोदय, अभ्योदय, जगजीवन भट्ट। क्या नाम बताओ देखिए? अजितोदय अभी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि अजीत सिंह, अभय सिंह दो नाम एक साथ कहीं पढ़े हैं क्या हमने? मारवाड़ में राजा, मारवाड़ में राजा अजीत सिंह, और उसके बाद कौन बना है? तो मारवाड़ के अजीत सिंह की जानकारी देने वाली पुस्तक, मारवाड़ के अभय सिंह की जानकारी देने वाली पुस्तक। लिख लो, अजीतोदय के आगे लिखो मारवाड़ के अजीत सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के अजीत सिंह की जानकारी। दूसरे में लिख लो मारवाड़ के अभय सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट अभय सिंह ऑफ मारवाड़। किस किस की जानकारी बताओ देखिए? अजीत सिंह और अभय सिंह। कौन दे रहा है? जगजीवन भट्ट। अगले राइटर का नाम लिखो, दुर्सा आढ़ा। लिखो किताबों के नाम। किरतार बाउनी विरुद्ध छहत्री, राव सुल्तान रा कवित और वीरमदेव सोलंकी रा दुआ। क्या क्या नाम बताओ? कवित, कवित। पर राव सुल्तान रा कवित तो मेरी पढ़ाई भी यार। ये किताब तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने रिपीट की है ये किताब। तो मैंने दत्तानी का युद्ध पढ़ाया था आपको, कि सिरोही के राजा ने दत्तानी के युद्ध में अकबर की सेना को हरा दिया था। उसमें अकबर के दो सेनापति थे, जगमाल और राय सिंह। इनमें जगमाल जो है वो तो प्रताप का भाई है, और राय सिंह जो चंद्रसेन का बेटा है। और मैंने कहानी बताई थी पूरी, कि इस युद्ध के अंदर दुर्सा आडा अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, और दुर्सा आडा घायल हो गए थे। एक सिरोही का सैनिक उनको उठा के लेके चला जाता है, फिर सुल्तान के दरबार में रहते हैं, और सुल्तान के दरबार में रहते हुए उस पर कविता लिखते हैं। उसका नाम क्या है? राव सुल्तान रा कविता। सबसे पहली बुक का नाम क्या है? किरतार का मतलब था भगवान।
क्या मतलब होता है? करतार बोलते हैं भगवान को। भगवान पे 52 दोहे लिख दिए, भक्ति के 52 दोहे लिख दिए, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? किरतार बावन। दूसरा क्या है? विरुद्ध चाहत्र। विरुद्ध का मतलब क्या होता है? उपाधि। विरुद्ध का मतलब क्या होता है? सहत्री, मतलब समझ में आ रहा है? 76। 76 उपाधियां। कितनी उपाधियां? महाराणा प्रताप की। किसकी उपाधियां? तो दुर्साहडा ने महाराणा प्रताप को 76 उपाधियां देते हुए एक कविता लिखी। उस कविता का नाम क्या है? कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में एक बार अमर सिंह के दरबार में गए थे दुर्साहडा, और वहां अमर सिंह के सामने प्रताप की तारीफ करते हुए उन्होंने 76 कवि दोहे सुनाए। तो उस बुक का नाम ही क्या पड़ गया बाद में? विरुद्ध चैत्र। विरुद्ध चैत्र में किसकी तारीफ है? कितनी उपाधियां दी गई? फर्स्ट टाइम लिखो। महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां, 76 टाइटल्स ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां, 76 टाइटल्स ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां, 76 टाइटल्स ऑफ महाराणा प्रताप। राव सुल्तान रा कविता आपको बताई हुई। राव सुल्तान एक सिरोही का राजा है और वो अकबर के खिलाफ लड़ रहा है, तो उस पर कौन सी लिख दी? राव सुल्तान रा कवि। वीरमदेव सोलंकी भी मुगलों के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा था, मेवाड़ वालों की तरफ से लड़ा करता था, तो उस पर जो किताब लिख दी उस किताब का नाम क्या लिख दिया? कोई सेनापति था, बड़ा राजा नहीं, तो अपने याद रखने की आवश्यकता नहीं। वीरमदेव सोलंकी रा दुआ, राव सुल्तान रा कवित, विरुद्ध चैत्री और किरतार। सबसे काम की बुक है विरुद्ध चैत्री, स्टार लगाओ इसके। लिख लो, दुर्साढ़ा के नीचे लिखो। यह पहले अकबर के दरबार में थे। अर्लियर ही वॉज इन कोर्ट ऑफ अकबर। यह पहले अकबर के दरबार में थे। अर्लियर ही वॉज इन कोर्ट ऑफ अकबर या अकबर कोर्ट। यह पहले अकबर के दरबार में थे, लेकिन बाद में सिरोही के राव सुल्तान के दरबार में रहने लग गए थे। लेकिन बाद में सिरोही के राजा सुल्तान के दरबार में रहने लग गए थे। But later on he joined court of सिरोहीज किंग राव सुल्तान। लेकिन बाद में सिरोही के राव सुल्तान के दरबार में रहने लग गए थे। बट लेटर ऑन ही ज्वाइंट कोर्ट ऑफ सिरोहीज किंग राव सुल्तान। किसका कोर्ट ज्वाइन कर लिया था? सिरोही के राजा सुल्तान का। बट लेटर ऑन ही ज्वाइंट कोर्ट ऑफ सिरोहीज किंग सुल्तान। तो मुरारी दास। बुक का नाम लिखो, जसवंत जसो भूषण। मुरारी दास। और मुरारी दास की बुक कौन सी है? जसवंत जसो भूषण। अच्छा, जसो लगने वाली बुक और कोई भी पढ़ी क्या? आपको याद है कोई नाम? जिसके मान जसो मंडन। कौन सी पढ़ी थी? मान। किसने लिखी थी मान जसो मंडन? किसकी किताब है मान जसो मंडन? बांकी दास। किसी किताब है? बांकी दास जी ने जोधपुर के राजा मान सिंह पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम क्या है? मान जसो। बांकी दास जी के पोते हुए मुरारी दास। इन्होंने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड पे जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? भाई बात समझ में? तो ये कौन से राजा की जानकारी देती है? जसवंत सिंह सेकंड। कहां का राजा है? लिख लो, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर किंग जसवंत सिंह सेकंड। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर किंग जसवंत सिंह सेकंड। हिंदी पढ़ी होगी तो एक शब्द सुना होगा आपने, अलंकार, है ना? अलंकार का नॉर्मली मीनिंग होता है गहना, आभूषण। आभूषण पहनने से आदमी की सजावट होती है, वैसे ही यदि वाक्यों की सजावट करनी हो तो उसके अंदर भी क्या यूज में लिए जाने चाहिए? अलंकार। राजस्थानी भाषा की किसी किताब में सबसे अधिक अलंकार यूज किए गए हैं, तो वो बुक कौन सी है ना? लिख लो, इस पुस्तक में अलंकारों का अधिक प्रयोग किया गया है। मोर अलंकार आर यूज्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में अलंकारों का अधिक प्रयोग किया गया है। मोर अलंकार्स आर यूज्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में अलंकारों का अधिक प्रयोग किया गया है। मोर अलंकार्स आर यूज्ड इन दिस बुक।
किसका अधिक प्रयोग किया गया? अगले राइटर का नाम लिखो, खेत सी सांदू। बुक का नाम लिखो, भाषा भारत। क्या नाम बुक का? महाभारत पढ़ते हैं अपने, महाभारत। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है उसका नाम क्या है? रज़मनामा। क्या नाम है? महाभारत का जो डिंगल में अनुवाद है, क्या नाम है उसका? बस लिख लो, महाभारत का डिंगल अनुवाद, डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत का डिंगल अनुवाद, डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। राइटर नाम लिखो, छत्र कुंवरी। बुक का नाम लिखो, प्रेम विनोद। क्या नाम बताओ, देखिए। छत्र कुंवरी। छत्र कुंवरी की बुक का नाम क्या है? हमने किशनगढ़ में एक राजा पढ़े थे, सावंत सिंह, है ना, जिनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल है और जिनकी प्रेमिका रसिक बिहारी पर बनी ठनी पेंटिंग बनाई गई, पढ़ा था। छत्र कुंवरी सावंत सिंह की पोती है। छत्र कुंवरी कौन है? सावंत सिंह की पोती। और किशनगढ़ वाले पूरे परिवार में भगवान कृष्ण का वातावरण था। उसकी जो भगवान कृष्ण पे बुक है वो कौन सी है? खुद ने लिखी वो तो नागर समुच्चय बताया था, और इधर जो लिखी है वो कौन सी है? तो छत्र कुंवरी की कोष्टक में नीचे लिखो, यह किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पौत्री थी। यह किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पौत्री थी। शी वॉज ग्रैंड डॉटर ऑफ किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह, या किशनगढ़ किंग सावंत सिंह। यह किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पोती थी। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पोती थी। कितनी किताबें हुई? ये किताबें ज्यादातर अपने मध्यकाल की है। कब की किताबें? राजाओं का जिक्र है देखो सब में, इस राजा की जानकारी, उस राजा की जानकारी। तो मध्यकाल की कुछ किताबें तो हम राजाओं के साथ पढ़ गए थे, खूब सारी किताब पढ़ी। मैंने किताब लिखा हुई काशी छंगानी की किताब है, छत्रपति रासो, जो मतीरे की राड की जानकारी देती है हमें, है ना। हमने पढ़ा होगा जाचक जीवन की किताब है, प्रताप रासो, जो कि अलवर के राजा प्रताप सिंह की जानकारी देती है हमें। हमने पढ़ी चंद्रशेखर की किताब है हमीर हठ, चंद्रशेखर की किताब है सुरजन चरित। ऐसी खूब सारी किताब पढ़ते हैं। तो बीच बीच में कुछ किताबें तो अपने पढ़ते हुए वहां से आ गए थे, तो बच्ची की जो किताबें थी वो लिख ली। फिर भी 5-7 जगह छोड़ो थोड़ी, है ना, 5-7-10 किताबें लिखने की, और कोई और दिमाग में आ गई तो मैं बता दूंगा। देखो, आधुनिक राजस्थानी साहित्य, एक पन्ना छोड़ लो, कोई और दिमाग में आएगी तो लिख लेंगे, कि कोई महत्वपूर्ण छूट जाएगी तो। बाकी जहां तक मेरी याद है, या तो मैंने पहले लिखवा दिया, आज आ गई। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, मॉडर्न राजस्थान लिटरेचर, वो सारी किताबें या तो प्राचीन काल की, या कौन से काल की है? मध्यकाल। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, मॉडर्न राजस्थानी लिटरेचर। इसमें फिर खूब सारी किताबें हैं। पहले राजाओं के दरबार में जो राइटर थे, तो उन्होंने, किसी ने एक किताब लिखी, किसी ने 2 किताब लिखी, क्योंकि संसाधन ज्यादा थे नहीं। संसाधन नहीं थे तो एक किताब लिखने में आदमी को 10-15 साल लगते होंगे। धीरे धीरे बैठ के लिखा करता था। अब संसाधन आ गए, मनुष्य का विकास, दिमाग का विकास ज्यादा होगा, तो अब एक एक राइटर की अपना 10-10 किताबें पढ़ते हैं कोई। एक राइटर लिखो, श्रीलाल नथमल जोशी। मैं जो मुख्य मुख्य किताबें वो लिखा देता हूँ।
एक बिंदनी दो बिंद, दोहरा रो दोहरी, अब है पटकी, एक बिंदनी दो बिंद, दोहरा रो दोहरी, अब है पटकी। अब मतलब होता है आसमान। अब मतलब क्या होता है? आसमान। सबड़ का मेहंदी का नीरर गुलाब, ये मैंने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि मेहंदी बीच वाले है अक्सर अपने खा जाते हैं, और इसे एप्स्ट्रोपी लगा के लिखा करते थे अपने। मेहंदी का पौधा कनीर का पौधा होता है, गुलाब का पौधा होता है, तो मेहंदी कनीर और गुलाब। क्या नाम बोलो देखे? एक बिंदनी दो बिंद, दोहरा रो दोहरी, अब है पटकी, सबड़ का मेहंदी कनीरर। ये जो अब है पटकी किताब है, ये विधवा विवाह पे लिखी हुई है। किस पे लिखी हुई है? विधवा, लिख लो, विधवा विवाह पर आधारित, बेस्ड ऑन विडो रीमैरिज, विधवा विवाह पर आधारित, बेस्ड ऑन विडो रीमैरिज, विधवा विवाह पर आधारित, बेस्ड ऑन विडो रीमैरिज। एक किताब है दोहरा रो दोहरी, मैंने बीच में एक बंदे का नाम लिखाया था आपको, एलपी तेसीतोरी। एलपी तेसीतोरी पर जो किताब लिखी है वो किताब कौन सी है? दोहरा रो दोहरी, लिख लो, एलपी तेसीतोरी पर आधारित, बेस्ड ऑन एलपी तेसीतोरी। याद आ गया एलपी तेसीतोरी? जो पृथ्वीराज राठौड़ को कहता है कि वो डिंगल का हॉरेस है, जो खुद इटली के एक उदिने नगर का रहने वाला था, पढ़ा था हमने। उस पर जो किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? दोहरा रो। ये दो किताबें ज्यादा महत्वपूर्ण, इनका याद रखना, बाकी नाम नाम याद रखना, नाम किसी का ही पूछ ले। दो क्या क्या, दोबारा बोल दो एक बार। एक बिंदनी दो बिंद, दोहरा रो दोहरी, अब है पटकी, सबड़ का मेहंदी का नीरर। अगले राइटर लिखो, यादविंदर शर्मा चंद्र। यादविंदर शर्मा चंद्र। चंद्र नाम से लिखा करते थे। किताबों के नाम लिखो, हूं गोरी किण पीवरी, खम्मानदाता, हजार घोड़ों का सवार, तासरो घर, चांदा सेठानी, जोग संजोग, मिट्टी का कलंक। एक मुझे याद है छोटी क्लासों में इनके कहानी लगती थी, मैं इधर लिख रहा हूं उसको, नीचे जगह नहीं मेरे, मेहंदी के फूल।
2016 वाले में 18 वाले में किसी एक प्री में यादविंदर शर्मा चंद्र का क्वेश्चन था कोई एक, तो याद रखना ना। कौन कौन से बताओ देखे। ओम गौरी किरण प्यूरी, खम्मा अंदाता, हजार घोड़ों का सवार, तासरो घर, चांदा सेठानी, जोग संजोग, मिट्टी का कलंक और मेहंदी के फूल। ये मेहंदी के फूल तो पहले 10 तक की एक कहानी हुआ करती थी कि एक कोई नव विवाहिता है जो अपने पति के साथ में पहली बार मुकलावे से अपने पीहर से ससुराल जा रही है। बस है, पश्चिमी राजस्थान का वर्णन है। बस अपनी गति से एकदम बियावान रेगिस्तान में चलती जा रही है। सबसे लास्ट लास्ट सीट पर वो बिंद बिंदनी दोनों बैठे हुए हैं। लड़की जो पहली बार अपने पीहर से ससुराल जा रही है, सकुचाई हुई सी, चुपचाप नीची गर्दन किए हुए घूंघट के अंदर बैठी हुई। बस में आगे आगे सीट पे एक सेठ और सेठ की बेटी बैठे हुए हैं। सेठ पैसे वाला है तो सेठ की बेटी ने खूब सारे गहने पहन रखे हैं। और अचानक डाकू रुकवा लेते हैं बस को, और डाकू रुकवा के उस लड़की को उठाने का प्रयास करते हैं, लड़की को लूटने का प्रयास करते हैं। लड़की चिल्लाती है हेल्प करो, उसका पिता बचाने का प्रयास करता है, पिता को डाकू पीटते हैं। बाकी पूरी बस के अंदर एकदम चुप्पी छाई रहती है, कोई भी उस लड़की की और उस सेठ की सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। इतने में जब उस लड़की को, उस सेठ की लड़की को नीचे उतार लिया गया और सेठ की लड़की को नीचे उतार के वो जीप में डाल के ले जा रहे थे, उनकी जीप स्टार्ट नहीं होती, डाकुओं की जीप स्टार्ट नहीं होती, और लड़की बाहर खड़ी खड़ी चिल्ला रही है। पूरी बस में जब चुप्पी, कोई बस में बोलने की कोशिश नहीं करता, तो वो जो नव विवाहिता है जो पहली बार अपने पीहर से ससुराल जा रही है, जिसने अपने पति से एक बार भी बोल के नहीं देखा है, वो अचानक अपने पति को कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है खिलौना है क्या? दूल्हा होता तो दूल्हे के पास में तलवार है, तो कहते भाई तुमने ये जो तलवार ले रखी है खिलौना है क्या? उसने कहा नहीं ये तलवार है पूरी। तो फिर कहा बेटा बेटा क्या देख रहा है? तुम्हारे सामने इस प्रकार से किसी लड़की की इज्जत लूटे, तुम्हारे सामने कोई लड़की को उठा के लेके जाए, और फिर भी तू चुपचाप बैठा है। तो उसने कहा कि बात तो तेरी सही है, मुझे लड़ना चाहिए, मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मुझे यहाँ पर लड़ना चाहिए इनके साथ, पर अपने अभी तक घर भी नहीं पहुंच पाए हैं। मेरे मम्मी और पापा हमारा वेट कर रहे होंगे, और उनको यह समाचार मिलेगा और ये डाकू ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, मैं इनसे लड़ूंगा तो मैं इस लड़की को तो बचा लूंगा क्या पता, फिर भी पर मैं मर जाऊंगा इस लड़ाई में, हो सकता है मैं मर जाऊं। तो लड़की वापस कहती है कि मर तो तुम वैसे भी सकते हो कि घर के अंदर बैठे रहो और घर पे बैठ के जोर से हंसो, हाँ हाँ हाँ, अचानक हार्ट अटैक का दौरा है मर जाओ। मर तो तुम वैसे भी सकते हो कि तुम खेत में जाओ और तुम्हें सांप खा जाए, वहां पर भी मर सकते हो। पर तुम यदि तुम्हारी आंखों के सामने एक लड़की की इज्जत लुटती हुई देखोगे और घर पे जाके तुम्हारे माँ बाप को कहोगे कि आज ये घटना हुई थी, तो वो तो आज ही मर जाएंगे। तो लड़का वहां पर खड़ा होता अपनी तलवार लेके, उन डाकुओं को पीटता है, उन डाकुओं को भगा देता है वहां से, अकेला ही भगा देता है उन डाकुओं को। पर डाकू उसके साथ भी जब लड़ाई करते हैं, उसके खुद के इतने सारे घाव लगते हैं, तो लड़का ऑन द स्पॉट वहीं मरता है। वो लड़की उसके साथ में वहीं पर सती हो जाती है, जिसकी मेहंदी अभी तक सूखी नहीं थी, मेहंदी के फूल अभी तक गीले पड़े थे, वो लड़की सती हो गई थी। इसलिए उसके ऊपर कौन सी लिखी गई थी? याद रहेगी बात, किसकी कहानी है? तो यादविंदर शर्मा चंद्र की ज्यादातर कहानियां राजस्थान के सामंतों के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के। तो कोई पूछेगा कि राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन करने वाले राइटर कौन हुए, तो कौन हुए? इन्होंने राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन किया था। He described feudalistic environment of Rajasthan. He described feudalistic environment of Rajasthan. इन्होंने राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन किया था। He described feudalistic environment of Rajasthan. राजस्थान के कैसे जीवन का वर्णन किया था? सामंती जीवन का। अगले राइटर लिखो, विजयदान देथा।
खूब सारी किताबें लिखी। विजयदान देथा तो राजस्थान के शेक्सपियर है इस मामले में। जो 3-4 आपके नाम याद रह जाए, याद रखना आपने। तो कभी कोई मेंस में पूछेगा विजयदान देथा की 4 पुस्तकें बताओ, कोई 4 नाम तो याद रहे। क्या क्या नाम बताओ दे किताबों के? बातारी फुलवारी, दुविधा, लजवंती, अंतराल, सपन प्रिया, चरणदास चोर, बापू के 3 हत्यारे, मारो बदलो, तीड़ो राव और अलेखों। सबसे हिट जो इनकी किताब हुई थी वो थी बातारी फुलवारी। कौन सी हुई थी? आप एग्जैक्टली यूं मान लीजिए कि बातारी फुलवारी कैंटरबरी टेल्स है। थॉमस किसकी है ना? हाँ, तो उसकी जो किताब है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स क्या? कैंटरबरी जगह का नाम है। कैंटरबरी जगह, टेल्स का मतलब कहानियां। आम लोगों की जो कहानियां उनको टेल्स कहा जाता है। कैंटरबरी के आम लोगों की कहानियां। वैसे अपने जो आम लोगों की कहानियां उसका नाम क्या है? इतने हिट हुई थी कि इसके 14 भाग निकाले गए थे। एक भाग आया वो हिट हुआ, फिर दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो बातारी फुलवारी कितने भाग है? और दुनिया की ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें बातारी फुलवारी ट्रांसलेशन नहीं हुई। जर्मन में, फ्रेंच में, रशियन में, पोर्तुगीज में, सब भाषाओं में हुई थी। तो विजयदान देथा अपने राजस्थान के एकमात्र राइटर है जिनको नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। किसी नॉमिनेट हुए थे? नोबेल के लिए। नोबेल के लिए नॉमिनेट रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में विजयदान देथा ही थे, पूरे भारत के अंदर ही। या अभी वो नॉमिनेट हुए गीतांजलि श्री। इस बार एक नॉमिनेट हुई अपने एक लेखिका, हिंदी की एक लेखिका नॉमिनेट की गई गीतांजलि श्री, या विजयदान देथा इसके लिए नॉमिनेट किए गए थे। पर नोबेल वालों के साथ में एक चक्कर ये है कि नोबेल वाले पुरस्कार ज्यादातर जो इंग्लिश और इन भाषाओं को मिलते हैं उस टाइप की, अपने वाली भाषाओं का वहां कोई सिफारिश करने वाला बंदा भी नहीं होता, तो अपने वाली भाषाओं को मिलते ही नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे बकवास रचना है गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर ने जितनी किताबें लिखी है उनमें सबसे बकवास किताब गीतांजलि है, उसको नोबेल मिला था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे अच्छी किताबें बांग्ला भाषा में है। और जो बांग्ला के अंदर लिखी तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी, पर बांग्ला वालों को नोबेल नहीं मिला। गीतांजलि इंग्लिश में लिखी हुई, इसलिए गीतांजलि क्या मिल गया था? नोबेल। पर बातारी फुलवारी खूब ही हिट हुई, हर भाषा के अंदर ट्रांसलेशन हुआ। कितने भाग निकालने पड़ गए? लिखो कोष्टक में 14 भाग, 14 पार्ट्स। और किसी को कभी राजस्थानी पढ़ने का यूं चाव चढ़े कि भाई मुझे राजस्थानी पढ़नी है, तो बातारी फुलवारी के पार्ट लाके पढ़ जाए। एक पार्ट लिया जाए, 14 भाग नहीं लिया जाए। सिंपल सिंपल कहानियां जो आपने अपने घरों में कहानियां सुनी होगी। एक सेठ है, एक सेठानी है, उनका एक बेटा है, बेटा काम नहीं करता, बेटे को समझाने के लिए वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, उस प्रकार की सिंपल सी राजस्थान लिखी हुई। एक राजकुमार है, वो 7 समंदर पार गया, कमाने के लिए गया, वहां राजकुमारी मिली, उसे शादी की, खजाना मिला, उस टाइप की जो बच्चों जैसी कहानियां, वो कहानियां पर सिखाती है खूब सारी नैतिक शिक्षा टाइप की कहानियां। तो वो बुक कौन सी है उनकी? बातारी फुलवारी। अगली बुक कौन सी है? इस दुविधा पे 1972 या 1973 के आसपास में अमोल पालेकर नाम के एक डायरेक्टर हुए थे जिन्होंने मूवी बनाई थी। सॉरी, मणिकौल। मणिकौल ने मूवी बनाई थी, मूवी का नाम है दुविधा। मूवी का नाम ही क्या है? बॉलीवुड की बेहतरीन मूवी में से एक मूवी है दुविधा। लोगों ने देखी नहीं होगी, पर कभी टीवी पे मिले तो देखना दुविधा, या शायद यूट्यूब पे मिल जाएगी दुविधा। तो आपको बहुत अच्छी मूवी है, मणिकौल की बनाई हुई मूवी। मणिकौल अपने रहे जोधपुर के अंदर थे, तो वो यहाँ की परिस्थितियों को ढंग से समझते थे। वो मूवी हिट नहीं हुई। फिर दुविधा पर एक मूवी अमोल पालेकर ने बाद में बनाई थी, इस मूवी का नाम है पहेली। क्या नाम है? शाहरुख खान, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी को एक भूत से प्यार हो जाता है। वो जो पहली मूवी है वो कौन सी पर बनी हुई है? दुविधा। किस पे बनी हुई है? तो केवल दुविधा नहीं, एक वो मैंने उधर बुक और लिखी है, चरणदास चोर। कौन सी लिखी है? इस पे भी मूवी बनी हुई है। तो विजयदान देथा की कौन कौन सी पुस्तकों पे बाद में मूवी बनाई गई थी, तो कौन कौन सी है? दुविधा और चरणदास। याद रखना, ये 2016 के आरएस का क्वेश्चन है।
कि विजयदान देथा की चरणदास चौर पर क्या बन चुकी है, मूवी बन चुकी है, लिख लो। दुविधा तथा चरणदास चौर पर फिल्में बन चुकी है। दुविधा तथा चरणदास चौर पर फिल्में बन चुकी है। मूवीज वर मेड ऑन दुविधा एंड चरणदास चौर। दुविधा तथा चरणदास चौर पर फिल्में बन चुकी है। मूवीज वर मेड ऑन दुविधा एंड चरणदास चौर। अपने राजस्थान में 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार देने शुरू किए थे। क्या देने शुरू किए थे? राजस्थान रत्न। तो 2012 में जब पहली बार राजस्थान रत्न दिए गए थे, 7 लोगों को दिए गए, उनमें एक बंदे कौन थे? विजयदान देथा। लिख लो कोष्टक में, राजस्थान रत्न विजेता, राजस्थान रत्न अवॉर्डी, राजस्थान रत्न विनर्स, राजस्थान रत्न विजेता। और पद्मश्री वो साहित्य अकादमी वो तो खूब सारे मिले हुए हैं, घर पे जाके चेक करना थोड़े कौन कौन सी किताबों को इनके पद्मश्री, सॉरी इनको पद्मश्री कब दिया गया, कौन सी बुक को साहित्य अकादमी मिला, थोड़ा घर पे जाके चेक करना और विजयदान देथा के बारे में। अगले राइटर का नाम लिखो, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोहरारी। पाथल और पीथल। निर्ग्रंथ। लील टांस मैंने एक बता ही दिया होगा, वापस लिख लो बोले। कुंकू। मिंजर। कौन कौन सी बुक है बताओ देखिए। धरती दोहरारी, पाथल और पीथल, निर्ग्रंथ, लील टांस, कुमकुम और मिंज। धरती दोहरारी गीत को देखे ऐसे लगता है जैसे राजस्थान का राज्य गीत हो, है नहीं, है तो केसरिया बालम। लेकिन धरती दोहरारी भी इतना हिट हुआ कि अपने को अपना स्टेट सॉन्ग जैसा लगता है, बहुत हिट, खूब हिट हुआ। हर छोटी क्लासों में जब आपने पढ़ा होगा तभी धरती दोहरारी पढ़ लिया होगा। स्कूल में जितने कार्यक्रम हुए उनमें भी कौन सा गाया जाता? धरती दोहरारी गीत। तो वो धरती दोहरारी खूब फेमस हुआ। अगली किताब कौन सी है? ये भी खूब फेमस हुई। यहाँ पे पाथल का मतलब है महाराणा प्रताप। पाथल का मतलब क्या है? और पिथल का मतलब है पृथ्वीराज राठौड़। पिथल का मतलब क्या है? सुनो पहले बात। ऐसा कहा जाता है कि भाई पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? राय सिंह के छोटे भाई। हमने पढ़ा था राय सिंह के छोटे भाई तेरा अकबर के दरबार में रहते थे, और अकबर ने इनको एक किला दे रखा था गागरोन, और इन्होंने वहां बैठे बैठे एक बुक लिखी थी वैली कैसन बुक में। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन अकबर का दरबार लगा और अकबर के दरबार में अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, ऐसा कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप कभी अकबर को बादशाह नहीं कहते थे, कि महाराणा प्रताप भी अनौपचारिक बातचीत में कभी दूत वगैरह मिलने के लिए आए तो किसी ने कहा भाई मैं बादशाह अकबर का दूत आया हूं, तो उन्होंने वापस कभी बादशाह नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा उस तुर्क ने भेजा है क्या? अपने बाहर तुर्क थे ये सर, भाई अपने पढ़ते पूरी तुर्क सल्तनत ही है। तो बाद में मुसलमानों के लिए एक शब्द का यूज ही आ गया था तुर्क, जबकि ये मुगल थे। अकबर ने ये थे, ये कौन थे? सारे के सारे मुगल थे। तुर्क ये थे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, ये सारे के सारे कौन थे? तुर्क थे। बाद वाले भाई तुर्कमेनिस्तान के लोग हैं वो क्या हो गए? तुर्क। मंगोलिया के जो लोग थे वो कौन से हो गए? मंगोल। उज्बेकिस्तान से वो क्या हो गए? उज्बेक। तजाकिस्तान से आए वो क्या हो गए? ताजिक। ईरान, ईरान से आए वो कौन से हो गए? ईरानी। अलग अलग नाम पड़ जाते हैं वैसे। अपने अपने वालों को हिंदुस्तानी बोलते थे। अपने भारत के जो मुसलमान थे उनको बोलते क्या थे? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नाम था उनका, अलग से नाम लिए जाते थे। तो जहां के होते उनके नाम से वो चीज हो जाती। इसलिए मुगलों के अलग अलग गुट, दरबार में भी गुट बने होते। ईरानियों का गुट अलग, तुरानियों का गुट अलग, हिंदुस्तानियों का गुट अलग, ताजिकों का गुट अलग, तुर्कों का गुट अलग। तो 40 दल में केवल तुर्क थे।
चालीसा दल में कि तुर्कों को शुरुआत में और किसी पे विश्वास ही नहीं था कि तुर्कों का जो भी कमांडर होगा वो सारे के सारे कौन होने चाहिए, तुर्क होने चाहिए। तो कि महाराणा प्रताप तो कभी बादशाह बोला नहीं करते थे। तो एक दिन अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि पृथ्वीराज राठौड़, आजकल यार मैंने सुना है कि महाराणा प्रताप भी मेरे को बादशाह कहता है। महाराणा प्रताप भी मेरे को क्या कहता है? उसका मतलब है कि महाराणा प्रताप भी मेरी अधीनता स्वीकार कर चुका है और उसने मेरी बातें माननी शुरू कर दी और मुझे क्या कहता है? बादशाह। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि ना ना, ये तो साहब हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको वो बादशाह कहना शुरू कर दे? तो कहा तू लेटर लिख के पूछ ले। तो फिर वो एक बहुत फेमस सी उनकी कहानी है कि पृथ्वीराज राठौड़ इधर लेटर लिखते हैं प्रताप को और प्रताप को कहते हैं कि मैंने सुना है कि आज सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लग गया है। सूर्य किधर से उगने लग गया है? पश्चिम दिशा से, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अब अकबर को क्या कहना शुरू कर दिया? बादशाह कहना शुरू किया। तो महाराणा प्रताप मुझे जवाब दो, मैं अकबर के दरबार में बैठा बैठा मूंछों के ताऊ लगाऊं या तलवार से खुद के टुकड़े टुकड़े कर लूं? यदि तुम बादशाह करना शुरू कर चुके हो तो मुझे मर जाना चाहिए। इतने दिन तक मैं ये कहा करता था कि भाई भारत में एक राजा है जो अकबर कभी बादशाह नहीं कहेगा, और वो राजा कौन है? महाराणा प्रताप। और यदि अब तुम नहीं कहना शुरू कर दिया तो फिर अब दुनिया में जी के क्या करना है? फिर तो तलवार मार के मर जाता हूं। और यदि तुम अभी तक भी इसको बादशाह नहीं कर रहे हो तो मुझे लेटर का रिप्लाई दे दो, ताकि मैं मुझों पे बैठा बैठा ताव दे के कह सकूं कि अभी तक भी एक राजा है जो अकबर को बादशाह नहीं कहता। प्रताप लेटर पढ़ते हैं और लेटर पढ़ के वापस कहते हैं कि जब तक एकलिंग जी शरीर को रखेंगे अकबर के लिए मेरे मुंह से तो तुर्क ही निकलेगा, आज बादशाह निकले कल निकले। पृथ्वीराज राठौड़ तुम चिंता मत कीजिए, सूर्य उसी दिशा से उदित होगा जिस दिशा से हमेशा उगता है, सूर्य कभी भी पश्चिम से नहीं होगा। हे पृथ्वीराज राठौड़, जब तक मैं जिंदा बैठा हूं मूछों पे ढंग से ताव लगाइए, अकबर का नाम मेरे मुंह से कभी भी बादशाह नहीं निकले। ऐसा एक छोटा सा वृतांत है। उस वृतांत पे बाद में पूरी कविता लिखी गई। उस कविता का नाम क्या है? और उस वृतांत की यूं वो सोचते हुए कल्पना करते हुए कविता किसने लिखी? कन्हैयालाल। और इन्होंने थोड़ी बातें उसमें अपनी तरफ से जोड़ी और इन्होंने वैसी बातें जोड़ी इसके अंदर कि भाई अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया। तो अकबर ने महाराणा प्रताप ने अकबर को लेटर लिखा कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें बादशाह करने के लिए तैयार हूं। और अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि ये देख लेटर आ गया। और पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस लेटर लिखा और प्रताप को कहा कि क्या वास्तव में आप अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं? क्या वास्तव में आपने लेटर भेजा है? पर कि महाराणा प्रताप ने वापस रिप्लाई दिया कि मैंने ऐसा कोई भी लेटर नहीं भेजा है। तो कन्हैयालाल सेठिया अपने कवि की कल्पना लगाते हैं थोड़ी, और कल्पना लगा के उस घटना को थोड़ा विस्तार दे देते हैं। वो कविता खूब हिट हुई, अक्सर आप लोग सुनते रहते हो। हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकंवर रोयो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण में, हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरिया रो खून बहावण में। कि मैं खूब लड़ा खूब मरा, मैंने कोई पीछे नहीं छोड़ा, पर आज जब मैं इन स्थितियों को देखता हूं कि मैं मेरे बेटे को रोटी नहीं खिला पा रहा तो मुझे लगता है कि अब लड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूँ। फिर पृथ्वीराज राठौड़ की रिप्लाई वाली लाइन है वो भी खूब अच्छी है। पृथ्वीराज राठौड़ का जो दोहा है उस दोहे में केवल इतनी बात है कि क्या महाराणा प्रताप अब सूर्य पश्चिम दिशा से उग रहा है? क्या महाराणा प्रताप मुझे मुझों पर ताव लगाना चाहिए या तलवार से मेरे शरीर के क्या कर लेना चाहिए? दो टुकड़े। तीन दोहे भेजे थे उसने लिख के। सेठिया जी ने थोड़ी कल्पना के माध्यम से उसको खींचा कविता को। फिर सेठिया जी वाली कविता में यार हूं सुने हूं सूरजड़ो बादला की ओटा छुप गयो रे, आज हूं सुने हूं नाहरड़ो सियाला सागर सो गयो रे, आज हूं सुने हूं हाथीड़ो कुकर जीवन जीवेलो, आज हूं सुने हूं नाहरड़ो गादड़ा बेड़ो सोवेलो। कि आज चातकड़ो धरती रो पानी पीवेलो। कि आज मैंने सुना है कि सूर्य बादलों के ओट में आगे छुप गया है। आज मैंने सुना कि शेर कुत्तों के साथ में गिद्धड़ों के साथ में रहने लग जाएगा। आज मैंने सुना कि हाथी कुत्तों की जिंदगी जीने लग जाएगा। आज मैंने सुना कि चातक धरती का पानी पिएगा। चातक एक पक्षी होता है जिसके लिए कहते हैं कि चातक केवल बरसात का पानी पीता है, चातक कभी भी धरती का पानी नहीं। तो आज हूं सुने हूं चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो। कि आज इतनी उल्टी बातें कैसे हो सकती है? प्रताप की वापस रिप्लाई है सेठिया जी की पंक्तियों में। प्रताप वापस रिप्लाई करते हैं कि चिंता मत करो, चातक कभी भी धरती का पानी नहीं पी सकता। सूर्य हमेशा बादलों की क्या और बादलों की क्या औकात की वो सूर्य को रोक सके? सूर्य उगेगा तो बादलों को फाड़ के बाहर निकलेगा एकदम। तो तुम चिंता मत करो, मैं लड़ने के लिए तैयार। ये सेठिया जी की कल्पना है। ये क्या है सेठिया जी की कल्पना? ये घास की रोटी वाली बात है। पर कविता इतने हिट हुई कि भारत में बंदा बंदा कहता है कि अमर सिंह ने घास की रोटियां खाई या महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। कोई बंदा हिस्ट्री के फैक्ट पे भी ध्यान नहीं देता कि अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था और प्रताप जब राजा बनाया तब वो 13-14 साल का तो है। और हम खुद पढ़ते हैं कि मान सिंह जब प्रताप से बातचीत करने के लिए आया तो बातचीत करने के लिए कौन गया था? तो फिर हरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो सीख पड़ो। तो अमरियो छोटो तो कैसे हुआ?
हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में अमर सिंह की उम्र 17 साल है, तो फिर वो थोड़ा बहुत कवि ने अपनी तरफ से जोड़ लिया। कवि की कोई गलती नहीं। कन्हैयालाल सेठिया के हम लाख लाख आभारी रहेंगे, मूर्धन्य साहित्यकार है कन्हैयालाल सेठिया। वो पहले आदमी है जिन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए कहा था कि हमें मान्यता दी जाए। संसद के आगे भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। मुझे याद है कि मूर्ख पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था कि कौन सी राजस्थानी को मान्यता दे। राजस्थानी जो जगह जगह लगे, तुम डूंगरपुर वाले बोलते हो वागड़ी, गंगानगर वाला बोले तुम्हारे बागड़ी, तुम्हारे अलवर वाला बोले अहिरवाटी, तुम्हारे जयपुर वाला बोले ढूंढाड़ी, और तुम्हारे मारवाड़ वाला बोले मारवाड़ी। मान्यता दे किसको? तब उनका स्टेटमेंट था कि मीरा कहेगी बिना मानो भाषा राजस्थानी। हमारी मीरा भाई इतना बड़ा साहित्य लिख के चली गई, वो कोई ना कोई भाषा तो होगी। अब वो भाषा हिंदी तो है नहीं, तुम हिंदी मिला लो यदि मीराबाई वाली मिलती है तो, वो गुजराती मिला लो, गुजराती भी नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई भाषा तो है। तो किताबों की श्रृंखला है पूरी यार, तो वो जो भाषा है उसको मान्यता दे दो। बाद में हम सलट लेंगे आपस में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सेठिया जी खूब मूर्धन्य साहित्यकार हुए। ये तो इतिहासकारों की गलतियां हैं। इतिहासकारों ने कविताओं को इतिहास मानना शुरू कर दिया। कविताओं को क्या मानना शुरू कर दिया? तो वो घास के रोटी वाली घटनाएं बाद में कौन सी कविता से उपजती है? पाथल और पीथल। तो पाथल का मतलब, पीथल का मतलब, तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के वार्तालाप पर जो कविता, उसका नाम क्या है? समझ में रहेगी बात? पुस्तक में लिखो, महाराणा प्रताप तथा पृथ्वीराज राठौड़ की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट महाराणा प्रताप एंड पृथ्वीराज राठौड़। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ की जंग है ना। पृथ्वीराज चौहान मत कर लेना कोई, पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर वाला जो पृथ्वीराज राठौड़ हुआ था उनकी जंग। अब ना कोई आपसे ये पूछेगा कि महाराणा प्रताप को साहित्य में किस नाम से पुकारा गया है? पाथल। पृथ्वीराज राठौड़ को साहित्य में किस नाम से? आगे समझ कि पाथल और पिथल कौन है? तो पाथल मतलब महाराणा प्रताप, और पिथल का मतलब पृथ्वीराज। पृथ्वीराज मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से क्या बना लिया इन्होंने? पिथल। प्रताप का इन्होंने क्या बना लिया? पाथल बना लिया। आई बस समझ? कौन है राइटर आपके? अगले राइटर लिखो, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। वही मैंने बताया है, लिखते नहीं है। कह रे चकवा की बात की जगह क्या लिख दिया? कह रे चकवा बात। अमोलक बातें, अमोलक मतलब अनमोल बातें। ताबरारी बातें। मंजल रात। गिर ऊंचा, ऊंचा गड्ढा। बगड़ावत तो मैंने लिखवाई दी थी शायद। क्या क्या नाम बताओ देखे? कह रहे चकवा बात, अमोलक बाता, ताबरारी बाता, मांझल रात और गिर ऊंचा। ये गांव में ये खूब फेमस है, चकवा चकवी की कहानियां। तो गो गांव में वैसे कहते हो, कह रहे चकवा बात, बात कवे तो रात कटे। कहे चकवे बात कहे, बात कहेगा तो रात आज की कट जाएगी। तो चकवा चकवी की कहानियां, तो चकवा चकवी वाली कहानियां कौन सी किताब में? कह रहे चकवा बात, कैसी बातें? अमोलक बातें, टाबरारी बातें। मांझल रात का मतलब था ढलती हुई रात। ढलती हुई रात क्या कहते? गिर ऊंचा, ऊंचा गढ़ा। गिर मतलब पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर उनसे भी ऊंचे ऊंचे क्या बना लिया हमने? पहाड़ ऊंचे ऊंचे थे, पर उनसे भी ऊंचे ऊंचे क्या बढ़ाए? गढ़। मेवाड़ में एक ठिकाना पड़ता था देवगढ़। कौन सा ठिकाना था? देवगढ़। पेंटिंग पढ़ते हैं अपने, किसके टाइम में शुरू हुई? द्वारिका दास चुंडावत।
द्वारिका दास, इनका नाम, इसका मतलब चुंडावतों का ठिकाना रहा होगा। तो देवगढ़ की राजकुमारी थी। तो बाद में इन्होंने देवगढ़ से चुनाव लड़े थे, राजस्थान की एमएलए रही थी, राजस्थान की एमएलए थी, अपने राज्यसभा के भी सदस्य थे। किस सदस्य थी? राज्यसभा। अभी जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, वैसे किसी टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष थी। तो एक साहित्यकार जो राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है, वो महिला कौन है? तीन बातें, राजस्थान विधानसभा की सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष। याद रहेगी बात है, इनके नीचे लिखो, लक्ष्मीगढ़ चुंडावत के नीचे लिखो। यह देवगढ़ की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ देवगढ़, राजसमंद में जगह पड़ती है। यह देवगढ़ की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ देवगढ़। यह राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे। शी वॉज मेंबर ऑफ राजस्थान विधानसभा। यह राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी। शी वॉज मेंबर ऑफ राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी। शी वॉज मेंबर ऑफ राजस्थान विधानसभा। यह राज्यसभा की सदस्य थी। शी वॉज मेंबर ऑफ राज्यसभा। यह राज्यसभा की सदस्य थी। शी वॉज मेंबर ऑफ राज्यसभा। यह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षा थी। यह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षता थी। सी प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पीसीसी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षा थी। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार मिल चुका है। वही 2012 में इनको भी राजस्थान रत्न मिला था। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद राजस्थान रत्न अवार्ड। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक महिला राइटर भी है, फ्रांसिस टैफ्ट। कौन राइटर है? फ्रांसिस। और फ्रांसिस टैफ्ट ने इन पर एक बुक लिखी थी, फ्रॉम पर्दा टू पीपल। सुनना पहले, बात फिर लिखेंगे अपने। क्या नाम है बुक का? फ्रॉम पर्दा टू। मैंने लिखा है देवगढ़ की राजकुमारी थी, है ना। पहले राज परिवारों में घूंघट वगैरह होते, पर्दा प्रथा होती, तो भाई पहले तो वो महिला किस में रहती थी? पर्दे। फिर चुनाव लड़े, चुनाव लड़ोगे तब तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो बाद जनता के घूंघट तोड़ा और जनता के बीच में, तो फ्रॉम पर्दा टू। तो फ्रॉम पर्दा टू पीपल किसकी जीवनी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी। लिखी किसने? फ्रांसिस टफ्ट नाम की एक महिला ने लिखी। ठीक है, लिख लो। फ्रांसिस टफ्ट ने इनकी जीवनी लिखी है। फ्रांसिस टफ्ट रोट हर बायोग्राफी। फ्रांसिस टफ्ट ने इनकी जीवनी लिखी है। फ्रांसिस टफ्ट रोट हर बायोग्राफी। फ्रांसिस टफ्ट ने इनकी जीवनी लिखी है। रोट हर बायोग्राफी। बायोग्राफी का नाम लिख लो नीचे, फ्रॉम पर्दा टू पीपल। ज्यादा अच्छा सवाल ये, फ्रॉम पर्दा टू पीपल किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किसने लिखी थी? फ्रांसिस टफ्ट। महिला ये फ्रांसिस टफ्ट नाम की, उसने इनकी जीवनी लिखी। तो नारायण सिंह बाटी। मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओळ्यू, बरसारा, डिगोड़ा, डूंगर लांगिया।
क्या क्या नाम बोलो देखे? मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओळ्यू और बरसारा डिगोड़ा डूंगरला। मैं बता दूंगा अर्थ क्या होता है, लिखो एक बार। पहली किताब का नाम क्या है? नाम से पता चलता है, मीराबाई पे। किस पे लिख ली? मीराबाई। दूसरी किताब कौन सी? किस पे लिख ली? दुर्गादास। तीसरी किताब कौन सी? परमवीर चक्र विजेता पे लिखी है। किस पे लिखी है? परमवीर चक्र। अपने एक परमवीर चक्र विजेता वे शैतान सिंह भाटी। कौन वे? 1962 वाला जो इंडिया चाइना वॉर था, उस इंडिया चाइना वॉर के अंदर एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई का नाम था रेजांगला। कौन सी लड़ाई हुई थी? रेजांगला की लड़ाई। रेजांगला पास है अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में, जो रेजांगला दर्रा है ना, ज्योग्राफी में पढ़ोगे रेजांगला का दर्रा। वहां रेजांगला वाले दर्रे पे एक चोटी थी, उस चोटी पे वो लड़ाई होती है, रेजांगला की चोटी पे लड़ाई हुई। इंडियन फौजी थे वहां पे लगभग 120 फौजियों की एक बटालियन थी। और अचानक उस बटालियन ने दूरबीन से देखा कि नीचे से लगभग 1300 चाइनीज जा रहे थे। कितने चाइनीज जा रहे थे? वहां का जो मेजर था वो अपने जोधपुर के एक बंदे थे जिनका नाम था शैतान सिंह भाटी। क्या नाम था? मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह ने अपने पीछे वाली जो भी रेंज रही होगी, जहां पर भी उनकी दूसरी बटालियन होगी, वहां मैसेज किया कि हम इस रजांगला की चोटी पर बैठे हुए हैं और नीचे से इतने इतने लोग आ रहे हैं, चाइनीज आ रहे हैं 1300 इस चौकी पर कब्जा करने के लिए, तो प्लीज पीछे से सहायता भेजो हमारे लिए। इंडियन आर्मी ने कहा कि नहीं भेजी जा सकती, इतनी जल्दी वहां से सहायता नहीं भेजी जा सकती, इसलिए एक काम करो, तुम सारे के सारे उस पोस्ट को खाली कर दो और पीछे आ जाओ। 120 1300 से लड़के क्या करोगे? उस पोस्ट को खाली करके वापस कहाँ जाओ? पीछे आ जाओ। उस चोटी पे कब्जा करता है चाइना तो करने दो, और इतनी जल्दी हम तुम्हें सहायता नहीं भेज सकते। मेजर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और सैनिकों को इकट्ठा करके कहा कि भाई पीछे से अपने को यह समाचार मिले कि इस पोस्ट को खाली करके वापस जाया जाए, लेकिन मैं यहाँ का मेजर हूं, मेरा ये मानना है कि हमें पोस्ट खाली नहीं करनी चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर मैं हूं, तुम्हारा सीईओ मैं हूं, और मेरा ये मानना है कि हम पोस्ट खाली करके नहीं जाएंगे। ये तो अपने आप में पीठ दिखाना हुआ कि हम पोस्ट खाली करके चले जाएंगे। हम लड़ेंगे, जितनी देर तक लड़ सकते हैं उतनी देर तक लड़ेंगे। यदि तुम में से कोई फौजी जाना चाहता है तो वेल एंड गुड, जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं, जाओ, कोई दिक्कत, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करूंगा। और जो जो लोग मेरे साथ लड़ना चाहते हैं वो यहीं पर चौकी पर रहें। सारे के सारे सैनिकों ने कहा कि हम लड़ेंगे यहाँ पर। वो ज्यादातर सैनिक रेवाड़ी के आसपास के यादव थे। हरियाणा में रेवाड़ी है, तो रेवाड़ी के आसपास के यादव थे वो ज्यादातर सैनिक। तो उनका जो कमांडर था वो अपने राजस्थान का बंदा है, मेजर शैतान सिंह। तो उन्होंने कहा हम लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। 120 लड़े थे, 1300 चाइनीज मार दिए थे। अपने वाले सारे मरे थे, अपने वाले सारे मरे, चाइना वाले सारे मरे, टोटल मर गए। अब जब कोई जिंदा ही नहीं बचाना है, अपने वालों में बचाना है, उन वालों में, या उन वालों में कोई बचा होगा तो भाग गया होगा, है ना। अपनी तरफ तो कोई आया नहीं, उस साइड में वापस भाग गया। इसलिए हमारे को समाचार ही नहीं मिले कि उस चोटी पर क्या हुआ। बर्फ पड़ती है हिमालय पर भयंकर वाली, और बर्फ में लाशें दब गई। इंडियन आर्मी ने कंक्लूड किया इस बात को कि एक पोस्ट थी, उस पोस्ट पे 120 फौजी थे, उन्होंने समाचार भेजा था कि हमारे पे हमला होने जा रहा है, और हमने कहा था वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो कहां गए वो? तो इंडियन आर्मी ने उनको भगोड़ा करार दे दिया कि भाग गए होंगे, डर के मारे भाग गए, कोई सूचना ही नहीं मिली। उस घटना के कई दिन बाद में युद्ध खत्म हो गया, संधियां समझौते हो हुआ गए, उसके कोई 6-7 महीने बाद में एक भेड़ चराने वाला ऊपर भेड़ चराने के लिए गया, चोटी की तरफ कोई अपने पशुओं को लेके चला गया। उसने उस चोटी पे जाके देखा कि लाशें ही लाशें पड़ी है, 1000-1200 लाशें पड़ी है, 1000 एक मरे हुए चाइनीज, 100 मरे हुए अपने वाले। तो उसने नीचे आके आर्मी को बताया कि ऊपर पूरी तरीके से एक लाश ही लाश पड़ी है ऊपर। आर्मी ने जाके चेक किया, तब पता चला कि वो 120 फौजी अपने वाले हैं। एक एक फौजी का हाथ एकदम उस पे था, मशीन गन पे, बंदूक पे, सब घोड़े पे थे कि मरते दम तक वो लड़े होंगे। शैतान सिंह तो वैसे कहते हैं, मतलब उसके हाथों में गोली लग गई थी, उसने पैर से मोटर जो उसकी वो थी, वो गन थी, उसको चलाना शुरू कर दिया था। इन 120 लोगों पे जो रेजांगला की लड़ाई के अंदर उन 1300 के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, ए मेरे वतन के लोगों में एक लाइन है, एक एक ने 10 को मारा। 120 के 10 गुणे 1200 होते हैं। वो जो लता मंगेशकर उसमें एक लाइन बोलते हैं कि जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली, है ना, उसमें एक लाइन है, एक एक ने 10 को मारा। वो रेजांगला की लड़ाई की बात है। उसके अंदर वो तब इंडियन आर्मी को पता चला कि यार क्या कांड कर गए अपने वाले, और पूरी पोस्ट बचा गए। उसके बाद में शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया था। क्या दिया गया था? परमवीर चक्र। उस परमवीर चक्र विजेता जो शैतान सिंह वे, उन पर जो बुक लिखी हुई, उस बुक का नाम क्या है?
वो ज्यादातर अब आपने नाम रेजांगला पहली बार सुना ना? रेवाड़ी में एक चौक का नाम है रेजांगला चौक, क्योंकि ज्यादातर जो फौजी शहीद हुए थे वो कहाँ के आसपास के थे? रेवाड़ी के आसपास के थे, तो उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया बाद में? रेजांगला चौक। मैं वेब सीरीज का नाम भूल गया, पर अभय देओल की एक वेब सीरीज है इस पर, याद नहीं मुझे, नाम तो चेंज कर लिया उन्होंने। मैंने थोड़ी सी शुरुआत में देखी थी, फिर मैं बोर सा हुआ तो मैंने बंद कर दी थी उसको। लॉकडाउन के अंदर वेब सीरीज आई थी, पर उसमें शैतान सिंह को जोधपुर का नहीं दिखाया हुआ, जयपुर का दिखाया हुआ। शायद शैतान सिंह नाम नहीं है, जय सिंह दिखाया हुआ, ऐसा कुछ नाम दिखाया हुआ। पर इस पूरी पर एक वो मूवी बनी हुई है, वो वेब सीरीज बनी हुई है अभय देओल की। कभी किसी को टाइम मिले तो देखना। तो चाइना वाले वॉर में ऐसी छोटी छोटी खूब सारी कहानियां हैं, पर चाइना वाले वॉर की कहानियां हमारे सामने आई नहीं। इसलिए चाइना वाले वॉर के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। हमेशा ये होता है कि 62 के मार गए तो किस्सा खत्म, हार गए तो क्यों बात करो रे, चुप रहो, गांव को क्यों कुरेदा जाना चाहिए। वरना यदि कोई ढंग से पढ़ाता तो पढ़ाता या बताता देश को कि 62 के अंदर हम चाइना से हारे थे, हारे बाकायदा, स्वीकार करना पड़ेगा, हमने एक बड़ा क्षेत्र खोया, हम हार गए थे। पर उस घटना के ठीक 5 साल बाद 67 के अंदर हमने नाथुला में वापस चाइना को हराया है। नाथुला दर्रे पर फिर लड़ाई हुई और नाथुला दर्रे वाली लड़ाई में हमने फिर हराया। फिर एक राजस्थान का बंदा उस युद्ध को कमांड कर रहा था, सगत सिंह। जिन सगत सिंह के नाम पर अपने झारखंड महादेव जो खातीपुरा वाली रोड आती है, ये जब इधर विजय द्वार की तरफ रोड आती है, उस रोड का नाम ही, उस रोड के एकदम कॉर्नर के ऊपर, रोड का नाम तो होशियार सिंह मार्ग है, रोड के कॉर्नर के ऊपर एकदम सगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, तो सगत सिंह चौक बनाया हुआ। तो सगत सिंह नाथुला वाली लड़ाई लड़ रहे थे। उन सगत सिंह की उस नाथुला वाली लड़ाई पे फिर एक मूवी है पलटन। पलटन मूवी में जो जैकी श्रॉफ वाला कैरेक्टर, उस मूवी में तो छोटा कैरेक्टर दिखाया हुआ है, जैकी श्रॉफ वाला कैरेक्टर सगत सिंह का है। आज दिन तक इंडियन आर्मी का सर्वाधिक बहादुर कमांडर रहा तो सगत सिंह है, जिसने 3 मेजर युद्ध जीते थे अपने लिए। उसने 61 के अंदर कब्जा किया था पणजी। कहां पे कब्जा किया था? पणजी पे कब्जा किया था, गोवा वाला। तो गोवा में पुर्तगाल की नेवी आ जाती है यार, दूसरे दिन तक कब्जा नहीं करते। तो भाई गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगाल। जैसे आप सुनते हो ना कि भाई पीओके पाकिस्तान के पास है, फिर भी पीओके के लिए भारत में सीटें रिजर्व रहती है। 24 इस बार 24 कर दी शायद, परिसीमन में बढ़ा गया। हमने कहा भाई ये मानना चाहिए कि पीओके हमारा है, हमारे आज नहीं तो कल हमारे एमएलए बनेंगे। पुर्तगाल की गवर्नमेंट आज भी गोवा के लिए सीटें रिजर्व रखती है, और पुर्तगाल ये मानता है गोवा हमारा है। वहां एमएलए बनते हैं गोवा के। तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे के अंदर था एकदम। और यदि हम रात रात हमारी सेना वहां पर नहीं जाती तो अगले दिन पुर्तगालियों की नेवी आ जाती और हमारे लिए युद्ध को जीतना मुश्किल हो जाता। तो हमारे जिस कमांडर को भेजा गया था वो कमांडर सगत सिंह था। तो सगत सिंह वहां पहुंचता है, नाइट के अंदर पहुंचता है, बीच में एक नदी है। अब क्या किया जाए साहब? तो नदी क्रॉस कर लो। रात को नदी क्रॉस करके सुबह तो पणजी थे। पुर्तगाल अपनी सेना वेना भेजता, उससे पहले पणजी के अंदर तिरंगा था, पणजी हम जीत चुके थे। फिर पुर्तगाल को पता चला कब्जा ही कर लिया, जनता अपने पक्ष में थी, पणजी की जनता तो इंडियन थी तो अपने पक्ष में थी, दम पे ही रखे हुए थे अपने दम पे पुर्तगाल। फिर इंग्लैंड ने पुर्तगाल को समझाया कि हम इतना बड़ा छोड़िया रे, पूरा ही छोड़िए, तू गोवा लेके घूम रहा है इधर उधर, तो बढ़ने दे, क्या करेगा। तो 61 के अंदर गोवा जीता, 67 के अंदर नाथुला जीता, जिसमें किसको रहा है? चाइना। 71 के अंदर जीता ढाका। 71 में क्या जीता था? सेम कंडीशन ढाका की है। जग्गी अपने यहाँ के जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते, अरुणाचल प्रदेश वाले ईस्टर्न कमांड के अपने, और जग्गी ने सगत सिंह को वापस भेजा कि ढाका की तरफ जाना है, पर मेघना नदी के पास जाके रुकना है। ढाका कौन सी नदी किनारे? मेघना। मेघना के पास में जाके रुक जाना, फिर मेरा ऑर्डर आएगा, उसके हिसाब से काम करना है। तो और मेघना तुम सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना। कितने बजे तक पहुंच जाना? सगत सिंह अपनी आर्मी को 8 बजे मेघना के पास पहुंचा देता है। जब 8 बजे मेघना के पास पहुंच गए तो अब क्या किया जाए आगे? सैनिकों ने कहा साहब 2 घंटे पड़े हैं, तो क्रॉस कर लो मेघना। तो कहा मेघना क्रॉस का तो ऑर्डर ही नहीं है अपने पास, ऊपर से ऑर्डर क्या है कि कहां तक जाना अपने को? मेघना। ये ऑर्डर मैं देखूंगा बाद में। इसलिए इंडियन आर्मी 8:30-9 बजे तक या 10 बजे से पहले पहले तो ढाका के अंदर थी, और ढाका की जनता धूम धड़ाके कर रही थी। मतलब इंडियन सोल्जर जितने वहां पर गए थे उनको ढाका वाले यूं गले लग लग के बधाइयां दे रहे थे कि तुमने यार हमें आजाद करवा दिया आज। ये बात पता चली जग्गी को। जग्गी अपने ईस्टर्न कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल है, बड़े ऑफिसर है, और जग्गी को पता चला कि मेरे बिना ऑर्डर के सगत सिंह किधर घुस गया आगे? ढाका में। तो उसने कहा वापस आ। बिना ऑर्डर के कैसे घुस सकते हो? तो उसने कहा वापस तो 2 ही तरीके से आऊंगा, या तो मुझे मार दो या इंदिरा गांधी के दे, या तो प्रधानमंत्री का ही ऑर्डर आ जाए कि वापस आना पड़ेगा तो वापस आऊंगा, या ऑन माई डेड बॉडी।
मुझे मार के तुम आर्मी ले जा सकते हो, बाकी मैंने ढाका पे कब्जा कर लिया, अब जो तुम्हें करना है कर लो। जग्गी खार खा गए। जग्गी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से फोन करवा दूंगा, वापस आना पड़ेगा तुम्हें तो करवा दो। इंदिरा गांधी, मैंने शायद बात बताई होगी कभी पहले आपको, इंदिरा गांधी मीटिंग ले रही है और सामने सारे आईएएस बैठे हैं, सारे मंत्री बैठे हैं। इंदिरा गांधी के जस्ट पास में बैठे हुए हैं रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। जो लोकसभा अध्यक्ष रही थी अपने मीरा कुमार, मीरा कुमार के पापा बाबू जगजीवन राम पास में बैठे हुए। और अचानक एक आईएएस उनकी तरफ एक नोट बढ़ाता है, कुछ लिखता है और लिख के उनकी तरफ आगे करता है, बाबू जगजीवन राम की तरफ। बाबू जगजीवन राम उसको देखते हैं, देख के अपने साइन करते हैं उस पर और आगे इंदिरा गांधी की तरफ देखते हैं। उसमें केवल 2 लाइनें लिखी हुई थी, ढाका कनकर्ड, ढाका जीत चुके हैं। क्या जीत चुके हैं? ढाका। अब आपका क्या ऑर्डर है, जीत के वहीं कब्जा करना है कि वापस आना है? क्या कहते हैं? कहते इंदिरा गांधी को लोगों ने हमेशा गुस्से में ही देखा था, और महिला शासिकाएं जितनी रही वो हमेशा गुस्से में। रजिया सुल्तान, कोई भी देख लो, महिला जो भी रही होगी वो हमेशा उसी प्रकार का वातावरण बना के रखेगी, वरना पुरुष शासन नहीं करने देंगे। तो इंदिरा बहुत खड़ूस सा बिहेव किया करती। तो उस दिन पहली बार इंदिरा गांधी को नाचते हुए देखा था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सचिवालय के बाहर ना, बहुत सुंदर सा फोटो, इसमें इंदिरा गांधी का पल्लू लहरा रहा है और उनके हाथ में एक पर्ची है कि हम ढाका जीत चुके हैं। इंदिरा गांधी का ढाका जीत दिया तो वहीं रहना है। बाद में जग्गी को भी हमने सम्मान दिया कि चलो यार कोई बात नहीं। और जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया तो पाकिस्तान को सरेंडर करवाने के लिए अपनी तरफ से जो ऑफिसर गया था वो ऑफिसर जग्गी है। तो एक बहुत प्यारा फोटो है जिसमें इधर अपने जग्गी बैठे हुए, जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए, पास में निया जी बैठा है, निया जी, और निया जी वहां पर साइन कर रहा है। पीछे 3-4 जवान खड़े हैं, उन जवानों में एक ऑफिसर खड़ा है जिस ऑफिसर की हाइट 6 फीट 5 इंच है, वो सगत सिंह राठौड़ है, वो जो ऑफिसर पीछे खड़ा है। तो ये वो चाइना वाली वॉर, बांग्लादेश वाली वॉर, गोवा वाली वॉर तीनों जितवाई थी। एकमात्र वो हीरो रहा है हमारा सगत सिंह, कि सगत सिंह एक बार आगरा में एक होटल पड़ता है सिराजी क्लाक्स। कौन सा होटल है? जैसे अपने आमिर क्लाक्स है वैसे सिराजी क्लाक्स नाम के आगरा में होटल है, उसके अंदर घुस रहे थे। पुर्तगाल वाले युद्ध के थोड़े दिन बाद, 61 के थोड़े दिन बाद एक दिन अंदर घुस रहे थे, तो वहां 2 बंदे खड़े खड़े उनकी तरफ देखे और उनकी तरफ देखे। अब ये 62, 63, 62 के आसपास की बात है। उनकी तरफ देखते देखते तो वो खुद चले गए। उसने कहा जेंटलमैन, क्यों भाई लगातार मेरी तरफ क्यों घूरे जा रहे हो आप? उसने कहा तुम इंडियन आर्मी के ऑफिसर सगत सिंह राठौड़ हो? ने कहा हाँ, पर मुझे तो मेरे गांव वाले नहीं पहचानते। तुम हो कौन? तो उनका हम दोनों अमेरिकन है। तो तुम मुझे कैसे जानते हो अमेरिकन? अमेरिका में हो तो मुझे, हमारा तो कोई दूर दूर का ही नहीं रहता वहां पे, मेरे को जान कैसे सकते हो तुम? उनका कि हम टूरिस्ट हैं, इंडिया आने से पहले पुर्तगाल थे। तो तुम्हारा पुर्तगाल के हर शहर की दीवारों पर लिखा हुआ है जिंदा या मुर्दा, और तेरा फोटो है। $10,000 का इनाम है तेरे पे। आज दिन तक का एकमात्र ऑफिसर है जिस पर किसी दूसरे देश ने जिंदा या मर्दा के वो पोस्टर लगा दिए, इनाम छाप दिया है। सगत सिंह वापस संशेर सगत सिंह ने सगा, तो जेंटलमैन बांध के ले जाओ, $10,000 तो मिल ही जाएंगे। अमेरिकन लंबा चौड़ा था खुद, उसने कहा कि वीजा खत्म हो गया, वरना तो पूछने की आवश्यकता नहीं थी। चल पड़ेंगे बाकी।